ओके, ग्रेट। सबका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। आज 8 बजे से अब भी जो शुरू होने वाला था, आप लोग के जुड़ने के चलते थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन अभी जो कार्यक्रम होगा इसको बड़े ध्यान से तन्मयता से सुनेंगे। कोशिश करेंगे कि पेन पेपर लेके बैठें, क्योंकि आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं ये पेशे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। इनका बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बॉम्बे में रहते हैं और इंडीएस के प्रमोटर हैं, शुद्ध जैनी हैं, और साथ में ये वीगन डाइट पे बहुत साल से हैं और अपनी कथा आपने बताएंगे। अब भी जो स्वास्थ्य है इनका, जो बायोलॉजिकल एज है, वो आप सुनेंगे, दंग रह जाएंगे। कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे रिवर्स हुआ, ये सब आपको सीखने का, सुनने का मौका मिलेगा। आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी क्वेश्चन हो आपका, प्लीज अपने साथ लिख के रखिए, और जब सेशन के अंत में ये पूछेंगे कि किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, उस हिसाब से आप इनको पूछेंगे और जवाब लेंगे, ताकि आपकी जिंदगी में खुशहाली हो। और अभी जब तक सारे लोग जुड़ रहे हैं, फटाफट आप लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉल कर देंगे कि आप भी जुड़ें, ताकि सब लोग जुड़ के उसका फायदा ले सकेंगे। ओके, तो हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज ग्रेट लीडर, पावरफुल स्पीकर, ग्रेट मोटिवेटर प्रदीप शाह जी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सब लोग। वेलकम 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 सर। नमस्कार वेलकम संजय सर। जी, और आपके साथ जितने भी आज जुड़े हुए हैं वो सभी का मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। और बहुत पुण्य लगता है ऐसे प्रोग्राम में आने के लिए। आप सभी जुड़े हैं तो ये जो प्रोग्राम है वो प्रकृति के विज्ञान का प्रोग्राम है। आप सभी कोई ना कोई अनुभव लेके आए हैं, अपना बैकग्राउंड लेके आए हैं, और बहुतों ने बहुत कुछ सुना हुआ है स्वास्थ्य के लिए। बहुत सारी पैथियां भी आपने जानी है, समझी है। लेकिन एक चीज समझना है कि वो पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, पैसेदार हो या गरीब हो, कोई भी मान्यताएं हैं हो आपकी, सभी बीमार है और हर कोई बीमारी से पीड़ित है। कोई भी ऐसा परिवार नहीं है, घर नहीं है जहां दवाइयां का नहीं आती है, और फ्रीक्वेंटली हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। तो क्या कारण है हमारी बीमारियों का और उसका निवारण क्या है, यह हमें समझना है। कुदरत ने संपूर्ण व्यवस्था की है जन्म से अंत तक स्वस्थ रहने की, और यहाँ से स्वस्थ विदाई लेने की संपूर्ण व्यवस्था की है। तो इस छोटे से प्रोग्राम में जितना भी वक्त मिलेगा, आज या कल जो भी है, उसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी तैयार हैं? सभी कनेक्टेड हैं? यस सर, यस सर। कनेक्टेड है ना? जी सर, जी सर। अभी आ चुके हैं। तो संजय जी, कोई कुछ स्पेसिफिक बीमारियों से कोई पीड़ित है तो खाली मुझे बता दीजिए, उनके जनरल प्रॉब्लम्स क्या है इनके। सर ज्यादातर लोग जो हैं यहाँ पे शुगर के मरीज हैं, ओके, और मोटापा से ग्रस्त हैं। किसी किसी ओके। का, लेडीज का थायराइड का, माइग्रेन का, ये सब शिकायत है। और जॉइंट एक दो पेन, जो हैं कैंसर पेशेंट हैं। नी कैंसर पेन, पेशेंट, बैक पेन। हाँ। बैक और पेन, ये बॉडी पेन। हाँ, ध्रुवांश, और जरा अपने बारे में बता दो एक बार। मम्मी अगर हैं बैठी, या ऐसे बात कर दो। यस। एक मिनट सर जी। तो मैं ही बताता हूँ सर। प्रदीप सर, जो मेरी मदर है, अभी उनको कैंसर के लिए बारे में बोला है अब्डोमेन में। वीडियो ऑन कर लो ना। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ जी। ओके। तो कैंसर में एब्डोमेन में कैंसर बोला था, बट फिर जब हमने टेस्ट कराया तो उनको थायराइड, लंग्स में भी कैंसर था, और जो कि कंफर्म था। बट जो एब्डोमेन है उसमें कैंसर श्योर नहीं बोला, मतलब कि ट्यूमर्स तो हैं बट, और वो कैंसरस हो सकते हैं, ऐसा बोला। ओके। और कौन सी कोई स्पेसिफिक बीमारियां हैं तो जस्ट खाली ब्रीफली बताइए, नाम बता दीजिए, बहुत है। नहीं सर, अभी बीमारियां सच कुछ नहीं है, बट अभी क्योंकि एब्डोमेन में उनको जो ट्यूमर्स हैं उसकी वजह से उनका पेट में काफी स्वेलिंग हो गई है। एज कितनी है उनकी? सर 50। 50 की एज है। अभी चल फिर सकते हैं कि कैसा है उनका? जी बिल्कुल सर, घर का काम करते हैं, नॉर्मल चलते हैं फिरते हैं। कभी कभार सोते टाइम करवट लेने में प्रॉब्लम होती है। विल पावर कैसा है उनका?
सर स्ट्रांग है काफी अभी तक और काम कर देखिए, रहे मैं हैं। एक चीज बता देता हूँ, यहाँ जो भी इलाज है स्ट्रांग विल पावर वाले का ही काम है। कमजोर विल पावर वाले के लिए तो दवाइयाँ और डॉक्टर बैठे ही हैं, और हमें प्राकृतिक तरीके से बिना दवाई अगर ठीक होना है तो स्ट्रांग विल पावर की एक बहुत बड़ी जरूरत होगी। जी ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक है तो बता दीजिए। सर लेफ्ट लेग में डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ओके, और इंसोम्निया बोलते या बोलते नींद नहीं आ साउंड रही। स्लीप हाँ, नहीं नींद नींद ढंग से नहीं आ रही है। है। यस सर। आपका एंड प्रोफेशन क्या है? रिटायर्ड हूँ सर मैं अभी, ऑटोमोबाइल इंजीनियर। आई वाज अ डिविजनल मैनेजर। ओके ओके, एंड नी जॉइंट पेन, कॉर्नर पेन। फाइन 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 फाइन। एनीवे, जितना भी समय है, जितना भी है, उसमें हम वी विल ट्राई टू कवर द मैक्सिमम पॉइंट। एक्चुअली तो प्रेजेंटेशन वगैरह तो 2-2 3-3 दिन तक चलते हैं, लेकिन शॉर्ट में जितना कवर होगा, आज होगा या कल मिलेगा तो कल मौका मिलेगा, कल करेंगे या उसके बाद देख लेते हैं जैसा समय मिलेगा। तो आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, एंड लेट अस कनेक्ट टुगेदर। बेसिकली हिंदी में ही बात करेंगे, और आपका जो भी प्रश्न है आप नोट करके लिखिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा तो क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। ठीक है, जी जी। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे जो है, मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, जो काम की स्लाइड्स है वही बताऊंगा, क्योंकि जो भी समय में है आपको ज्यादा समझाऊं और फिर क्वेश्चन आंसर ले सकता हूँ, वो हिसाब से मैं चल रहा हूँ। हमें मानव शरीर मिला है, सबसे उत्कृष्ट शरीर मिला है, वो हम सब जानते हैं। तो मानव शरीर मिला किस लिए है हमें? जिस भी शक्ति ने हमें मानव शरीर दिया है, पर्पस क्या है, किस कारण से हमें मानव शरीर मिला है? तो पहले ये हमें समझना चाहिए कि उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है और हम क्या कर रहे हैं। हमें शरीर मिला है कर्म करने के लिए और सेवा करने के लिए, और सेवा भी कैसे करनी है? निस्वार्थ सेवा भी करनी पड़ेगी हमें। तो सत्कर्म करने हैं, निस्वार्थ सेवा है, वो दो मेन पर्पस के लिए जो शक्ति है उसने मनुष्य का सर्जन किया है। तो वो अगर हम नहीं करते हैं और उसके बजाय उल्टा काम करते हैं, वो भी एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण बन चुका है। अभी ये जो न्यू डाइट सिस्टम की जो संजय जी आपसे बात कर रहे थे, तो हमें समझना, न्यू डाइट सिस्टम मीन्स, तो नाम से ही पता चलता है न्यू डाइट सिस्टम, लेकिन न्यू का मतलब क्या है? एन का मतलब है प्राकृतिक भोजन, नेचुरल डाइट। डी का मतलब है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन किसका करना है? शरीर का और मन का, दोनों का डिटॉक्सिफिकेशन करना है। एस का मतलब है सरेंडर। सरेंडर किसको करना है? उस परम शक्ति को जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया और ये संपूर्ण व्यवस्था बनाई है, उसको सरेंडर करना है। तो ये मतलब है एनडीएस का, न्यू डाइट सिस्टम। तो ये हमें अप्लाई करना है, समझना है, खुद पे एक्सपेरिमेंट करना है, और अपना एक्सपेरिमेंट ही हमारा जो है अनुभव जो है वही हमें परम ज्ञान की ओर ले जाएगा। प्रोग्राम का समय की मर्यादा है, मुझे आपको नॉलेज भी देना है, इंफॉर्मेशन भी देना है, आपके डाउट्स क्लियर करके आपकी जो परंपरागत मान्यता है उसको बदलना है। देखो, मैंने पहले ही बताया था, आप बहुत सारी मान्यताएं लेके आए हैं, अपना अनुभव लेके आए हैं। तो वो जो मान्यताएं हैं, जिसको आज तक आपने सही माना था, वही सिस्टम का क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और आपको आपकी सिर्फ कॉमन सेंस को यूज करना है। ओपन माइंडेडनेस से इसको सुनिएगा। अभी न्यू डाइट सिस्टम का मंत्र क्या है? क्या स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो हम पाके ही रहेंगे। प्रकृति ने हमें बनाया है और प्रकृति हमें स्वस्थ रख सकती है, हमें बीमारियों से, दुखों से और दवाइयों से मुक्ति मिल सकती है। और ये हमें जो है इसके लिए करना क्या है? तो हमारा जो है नॉलेज चेंज करना है, उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन, मुझे आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपके डाउट्स क्लियर करके आपकी बिलीफ्स चेंज करनी पड़ेगी, आपकी मान्यता भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी, और हमारे जो ये बीमारियों के जो रावण है उसका दहन करना पड़ेगा। तो इसके लिए
हमें ईश्वरीय व्यवस्था का साथ लेना पड़ेगा। न्यू डाइट सिस्टम जो है वो प्राकृतिक भोजन है, उसका हमें साथ लेना पड़ेगा। तो ये न्यू डाइट सिस्टम जो है कहता है हेल्थ इज अवर बर्थ राइट, स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो हम पाके ही रहेंगे। प्रकृति ने हमें बनाया है और प्रकृति ही हमें स्वस्थ रख सकती है। हमें दुखों से, बीमारियों से और दवाइयों से मुक्ति हम पा सकते हैं अगर हम ये नियम समझेंगे और हमारी डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो न्यू डाइट सिस्टम है पूरे भारत में अनेक जगह पर फैल चुकी है, अपने आप से फैली है। उसका कारण एक ही है कि इसके रिजल्ट्स इतने हैं कि हर कोई जो है रोके नहीं रुकता, एक दूसरे को बताते रहता है, वैसे ये फैली हुई है। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी अनेक देशों में फैल चुकी है। कुदरत ने हमें इतना अद्भुत शरीर दिया है, आप देख लीजिए इसमें कितना अद्भुत शरीर दिया है। और ये अद्भुत शरीर में अनेकों चीज एक साथ अपने आप से हो रही है। इधर नाक सांस ले रहा है, बॉडी जो है अपना हार्ट बीट कर रहा है, लंग्स सांस ले रहा है, हार्ट बीट कर रहा है, किडनी काम कर रही है, लीवर काम कर रहा है, ये सब कुछ अपने आप से हो रहा है। और ये जितना अद्भुत शरीर जो हमें मिला है तो उसमें स्वस्थ रहने की भी संपूर्ण व्यवस्था है। तो वो कुदरत के क्या नियम है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी ये 4 तस्वीरें देखिए, ये 4 तस्वीरों में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे 4 तस्वीरें हैं। इसमें से आप कोई डिसीजन ले सकते हैं इसमें से हेल्दी कौन है, फिट एंड फाइन कौन है। नंबर 1 जो है शायद लोग बोलेंगे कि वो फिट नहीं है क्योंकि वो थोड़ा मोटा दिखता है, उसका पेट बाहर है वगैरह वगैरह बोलते हैं। लेकिन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में कोई क्लैरिटी किसी की भी नहीं है। कारण क्या है कि शरीर को देख के हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये स्वस्थ है। अभी ये स्लाइड देखिए, ये स्लाइड जो है यहाँ पे छोटा बच्चा भी है, बच्ची भी है, वृद्ध भी है, गरीब भी है, अमीर भी है, डॉक्टर भी है, पुलिस भी है, जज भी है, इंजीनियर भी है, साधु संत महात्मा मौलवी भी है। कोई अमेरिका का भी हो सकता है, कोई जापानीज भी हो सकता है, कोई चाइनीज भी हो सकता है, कोई अफ्रीकन भी हो सकता है, कोई इंडियन भी हो सकता है, कोई साउथ इंडियन भी हो सकता है, कोई गुजराती भी हो सकता है, मराठी भी हो सकता है, बंगाली भी हो सकता है, कोई वेजिटेरियन भी हो सकता है, कोई नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है। ये सभी का एक चीज कॉमन है, सभी बीमार है। कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जहां बीमारियां प्रचलित ना हो। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि इतनी सारी बीमारियां क्यों। ये तस्वीर देखिए, ये जो है ये इंदौर मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट है। यहाँ पे जो है गोरा मुस्लिम समाज है, गुजराती समाज है, लायंस क्लब इंदौर है, इंदौर मेडिकल काउंसिल है, वैष्णव समाज है, महेश्वरी समाज है और जैन समाज है। सभी में बीमारियां हैं। कोई ऐसा समाज भी नहीं कह सकता कि हमारी डाइट सिस्टम सभी की अलग है, खान पान की व्यवस्था अलग है, फिर भी सब इतने बीमार हैं। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि बोरा समाज ऐसे तो कहा जाता है कि मुस्लिम समाज है। और यहाँ पे जो है ये जो स्लाइड है वो ऑरेंज कलर है, वो कोलेस्ट्रॉल का है। सबसे कम कोलेस्ट्रॉल जो है इस बोरा समाज में दिख रहा है, बाकी सभी में उससे ज्यादा है। ऐसा नहीं, एक समय में यही बोरा समाज में कोलेस्ट्रॉल का जो था सबसे ज्यादा था, लेकिन वहां उन्होंने अपना डाइट चेंज किया, लाइफस्टाइल में चेंज की, तो आज उनका सबसे कम हो गया। तो डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करने से बहुत बड़ा परिणाम मिलता है जो हमें समझना पड़ेगा। ये हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज है आप सभी देख सकते हैं, शशि कपूर है, प्राण है, राजेश खन्ना है, जयललिता है, विनोद खन्ना है, देवानंद है, वाजपेयी जी है, और ये नए जो है झुनझुनवाला जी जो आप सभी को जानते हैं, इतने बड़े अंबानी जी है, सुषमा स्वराज है, जेटली जी है, बम्बई के एटीएस के चीफ हिमांशु रॉय भी है, और इंडिया एक समय के बॉक्सिंग के बड़े चैंपियन गिने जाने वाले मोहम्मद अली भी है। इस सभी में एक चीज कॉमन है कि सभी सेलिब्रिटीज है, सभी बहुत पॉपुलर थे, अपनी फील्ड में बड़ा नाम था इनका, संपन्न थे, सब कुछ था उनके पास, आज हमारे बीच में नहीं है। और सभी गए तो कैसे गए? बहुत बीमार होके गए। क्या कारण है इतनी बीमारियों का? सब कुछ होते हुए भी बीमारियों से मुक्ति नहीं पा सके।
लाचारी में गए। कारण एक ही है कि सभी ने प्रकृति के नियम तोड़े थे, तो प्रकृति ने दंडित कर दिया, और वो जो प्रकृति के नियम है नहीं समझ पाए तो उसमें से बाहर भी उबर नहीं पाए। तो एक चीज हमें समझना है कि किसी के फिजिकल लुक के, किसी का वेट देख के, किसी के फ्लैश देख के, किसी का कलर है, किसी का वो स्लिम है, ट्रिम है, वो हिसाब से हम कोई भी जजमेंट नहीं ले सकते कि हम स्वस्थ है या नहीं है। अभी ये देखिए 2 तस्वीरें हैं, एक जो है प्राकृतिक भोजन लेता है और एक जो है हमारा जो रूटीन खुराक खाता है, तो उसको जो है वो मोटा सा है, उसको हम हेल्दी कहते हैं, और जो प्राकृतिक भोजन लेता है उसको हम कहेंगे भैया तुम पतले हो, दुबले हो, वगैरह वगैरह कहते हैं। लेकिन हमें देखना क्या है कि स्वस्थ कौन है, एनर्जी लेवल किसका ज्यादा है, किसी को थकान किसको नहीं लगती है, तो वो मापदंड होना चाहिए जो हम आगे देखेंगे। आज मैं आपके सामने क्यों हूं? संजय ठाकुर जी ने आज हमें क्यों बुलाया है यहाँ पे? मैं भी बीमार था, अनेक बीमारियों से पीड़ित था। मुझे भी डायबिटीज था, ब्लड प्रेशर था, कोलेस्ट्रॉल था, मोटापा था, बॉडी पेन था, बैक पेन था, अनेक बीमारियां थी, सर्दी, खांसी, कफ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, बहुत कुछ था। लेकिन मैंने ये सभी बीमारियों में से यू टर्न लिया। जो चीज हमारे पॉलिटिशियंस नहीं कर पाए, स्पिरिचुअल लीडर्स नहीं कर पाए, फिल्म स्टार नहीं कर पाए, मेडिकल डॉक्टर्स नहीं कर पाए, साइंटिस्ट नहीं कर पाए, बिजनेसमैन नहीं कर पाए, इंटेलेक्चुअल्स नहीं कर पाए, हमारे स्पोर्ट्समैन नहीं कर पाए, योगाचार्यस नहीं कर पाए, वो चीज मेरे से हुई है। और जो मैं बीमारियों से बाहर रह सकता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरी एक फर्ज है कि आप सभी को भी ये कुदरत के कानून बताऊं, आप भी बीमारियों से, दुखों से मुक्ति पाएं। इसीलिए मैं आपके समक्ष हूं। एक मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम प्रदीप शाह है, मैं मुंबई का निवासी हूं। व्यवसाय से मैं एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं। मेरी इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की फैक्ट्री है। आज मेरी उम्र 64 है। मेरी बायोलॉजिकल एज 32 साल की है, और मेरी एनर्जी लेवल जो है 16 साल की उम्र में थी उससे अनेक गुना ज्यादा है। थकान वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं है, और मेरा इंट्यूशन कहता है कि मैं 106 साल स्वस्थ जीऊंगा, और यहाँ से बहुत ही खुश होके मस्ती से यहाँ से जाऊंगा। मेरा जिंदगी का अंतिम दिन और अंतिम क्षण भी मैं सेलिब्रेट करके जाऊंगा। तो ये पॉसिबल है, ये मेरा आत्मविश्वास है कि हम यहाँ से स्वस्थ मुक्ति पा सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, खाली आपका दृढ़ संकल्प चाहिए। हम सभी गणेश उत्सव जानते ही हैं, बड़ा उत्सव होता है बंबई में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में ही होता है। जब गणपति आते हैं तब कैसा होता है? बहुत खुशी का वातावरण है, बड़े मजे का वातावरण होता है। जब गणपति हमारे घर में है या हमारी एरिया में है तब भी वातावरण बहुत खुशी का होता है, मजे का होता है। और गणपति का जब विसर्जन होता है तब भी वातावरण तो उत्सव का ही होता है। तो कोई आए या कोई जाए, कोई हो, कोई आया है, कोई है या कोई जाए, हमारी खुशी बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि कुदरत का नियम है, कोई आएगा, कोई रहेगा, कोई जाएगा, लेकिन हमारा स्वास्थ्य, हमारी खुशी हमारे स्वास्थ्य रहनी चाहिए। ये सब कुछ पॉसिबल है। आज जो है पैसा जो है हमारा परमेश्वर से भी बहुत बड़ा हो चुका है। संपत्ति जो है स्वास्थ्य के ऊपर चली गई है। स्वास्थ्य के लिए संपत्ति के लिए हम स्वास्थ्य का भी भोग देने को तैयार है, और स्वाद के लिए हम स्वास्थ्य को भी सैक्रिफाइस करने को तैयार है। पूरा उल्टा इक्वेशन है। होना चाहिए वो परम शक्ति को पाने के लिए पैसा अगर जाता है तो जाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अगर संपत्ति कम आती है तो भी चलना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अगर स्वाद को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ना चाहिए। लेकिन हम पूरे उल्टे इक्वेशन में बैठ गए हैं। आप सभी का कोई हेल्थ इंश्योरेंस होगा, लाइफ इंश्योरेंस होगा। मैं जो यहाँ आपको बता रहा हूँ हेल्थ एश्योरेंस और लाइफ एश्योरेंस, आप
आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आप बेवक्त नहीं मरेंगे। हर किसी को जाना ही है, लेकिन एक अच्छी तरह से, बड़ी खुशी से, बड़ी शांति से, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से यहाँ से जा सकते हैं। तो ये जो हेल्थ एश्योरेंस है, जो लाइफ एश्योरेंस है, उसकी कुछ बात हम करने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं आप सभी में से यू टर्न लेना ही होगा, बहुतों को यू टर्न लेना ही होगा। ये पॉसिबल है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अभी एक बड़ा प्रश्न है, आपने कभी सोचा है या नहीं हो, मांसाहारी हो, शाकाहारी हो या कोई जैन हो, सभी की डाइट सिस्टम बहुत अलग है, लाइफस्टाइल भी अलग है। मांसाहारियों के अपने तर्क हैं, नॉनवेज खाने के, वेजिटेरियंस के कुछ अपने तर्क है, जैनियों के अपने तर्क है। लेकिन कुदरत को कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसने तो सभी को समान दंडित कर दिया, सभी को समान बीमारी दे दी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी को, नॉन वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन हो या जैन हो, सभी को डायबिटीज के प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम है, ओबेसिटी के प्रॉब्लम है, एसिडिटी के प्रॉब्लम है, चमड़ी की बीमारियों से, कैंसर से लेके कौन सी बीमारी नहीं है, सभी को बीमारी एक समान है। तो ऐसा क्या गुनाह हमने किया है, कौन सी गलती की है कि कुदरत ने हमें समान दंडित किया है? ये आज हम अगर हो सकता है तो समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी हेल्थ चेकअप करवाते ही होंगे, हर साल करवाते होंगे या 6 महीने में करवाते होंगे। 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी खर्चा करते होंगे, करते ही होंगे। वहां आपको आपके ब्लड, यूरिन, स्टूल, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, ईसीजी, स्ट्रेस टेस्ट वगैरह वगैरह बहुत कुछ करवाते होंगे। आज मैं अभी आपकी कुछ हेल्थ चेकअप करवाऊंगा। आप सभी तैयार होकर बड़े शांति से इसको सुनिएगा, और आपका डिसीजन आपको ही लेना है, और आपका हेल्थ कार्ड आपके हाथ में आ जाएगा थोड़ी इस क्षणों में। स्वस्थ आदमी किसे कहा जाएगा? सुबह उठे, रात को सोए, ताजगी और स्फूर्ति से भरे हैं। थकान वर्ड आपकी डिक्शनरी में नहीं है तो आप स्वस्थ है। सुबह उठे से रात पर सोए, पूरे दिन काम भी किया, बहुत कुछ किया, लेकिन थकान आपको नहीं आ रही है तो आप स्वस्थ है। लेकिन आज हम देखते हैं कि उठते ही हम थके हुए हैं, बड़ी मुसीबत से उठते हैं, और दोपहर तक तो बहुत सारे तो ऐसे ही थक जाते हैं, और शाम को आते आते तो जैसे बैटरी पूरी डाउन हो गई है, 5% 10% में मोबाइल रहता है, वैसी हालत हो जाती है। तो थकान अगर आपकी डिक्शनरी में है या आपकी टर्मिनोलॉजी में है तो आप बीमार है। डॉक्टर के रिपोर्ट में आए ना आए, ये रिपोर्ट जो है आपको बहुत कुछ बता देगी, आज नहीं तो बाद में भी आपको कोई ना कोई बीमारी है। अगर आप बार बार थकान वर्ड यूज कर रहे हैं, मैं थक गया हूं, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप बिल्कुल बीमार हैं। भूख लगी है लेकिन आप परेशान नहीं होते हैं तो आप स्वस्थ है। लेकिन भूख अगर आपको परेशान कर देती है तो आप बीमार हैं। आपका मल विसर्जन बड़ा आसानी से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाथरूम टॉयलेट में जाके बैठे 15 मिनट 20 मिनट बहुत जोर लगाया, नीचे से तो कुछ निकला नहीं, ऊपर से पसीना निकलने लगा है, तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अंदर। मल विसर्जन बहुत आसानी से होना चाहिए, बहुत इजीली होना चाहिए। आज की तारीख में बहुतों को नहीं हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, कब्ज की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। आप अग्री करें या नहीं करें, 95% लोगों को कॉन्स्टिपेशन की कम या ज्यादा प्रॉब्लम है। पेट बाहर तो बीमारी अंदर, ये तो दिखता है। ज्यादातर सभी लोगों का 30 साल की उम्र के बाद पेट बाहर दिखता ही है। आजकल तो बच्चे का भी, 15-16 साल के बच्चे का भी दिख रहा है। तो ये पेट क्यों बाहर आता है? अगर आपका पेट बाहर है तो समझ लीजिए बीमारी अंदर पनप रही है। लेडीज में तो पेट बाहर आता है तो अंदर बच्चा पनपता है, लेकिन अदरवाइज अगर पेट बाहर आता है तो अंदर बीमारी पनप रही है, वो ब्रीड हो रही है, ये समझ लीजिए। दूसरी जो है, गाढ़ निंद्रा आनी चाहिए। ज्यादातर हम सभी स्लीप डिप्राइव्ड है, अनिंद्रा के रोगी है, जैसे इंसोमिया की बात हो गई। तो अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो आप बीमार है। आपके मल मूत्र पसीने में अगर बास आ रही है
तो भी बीमारी है, मुंह से बास आ रही है, पीछे से गैस छूट रहा है, तो भी कोई बीमारी के लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं। आज हम सभी वेस्टर्न टॉयलेट में बैठते हैं। कितने जन जो है इंडियन टॉयलेट में बैठने को कंफर्टेबल है, वो भी चेक कर ले। अगर आपको इंडियन टॉयलेट में बैठना कंफर्टेबल नहीं है, या जो है इंडियन मेथड में बैठ के खाना खाना है वो आपको नहीं लग रहा है, तो भी बीमारी अंदर पनप रही है। आपके बॉडी के जॉइंट्स में बहुत सारी तकलीफें हैं। आपका बॉडी का टेम्परेचर यूनिफॉर्म होना चाहिए, मीन्स पाँव के तलिए हो या पेट हो या सर हो, यूनिफॉर्म टेम्परेचर होना चाहिए। आपको अगर बैठे बैठे अभी सुन रहे हैं तब भी आपको कुछ कमर दुख रही है, शोल्डर दुख रहे हैं, या बैक दुख रही है, या घुटने दुख रहे हैं, या कुछ भी दुख रहा है, तो आप समझ लीजिए कोई ना कोई बीमारी अंदर है। आपके मेडिकल रिपोर्ट में आए ना आए, लेकिन अंदर से बीमारी पनप रही है। आज नहीं तो थोड़े समय के बाद वो कोई बीमारी का रूप लेके बाहर आएगी। आखिर इतना मैंने आपको बता दिया है, आप खुद ही आपका डिसीजन ले लीजिए, आप स्वस्थ है या बीमार है। और ये जो टेस्ट है, इतनी बड़ी वर्सेटाइल टेस्ट है, आप दिन में चाहिए उतनी बार कर सकते हैं, फ्री में है। और ये टेस्ट के रिजल्ट्स है, शायद डॉक्टर के रिपोर्ट में 5 साल 10 साल के बाद आए तो आए, लेकिन ये आज ही आपको जगा सकते हैं। और आप आज ये रिपोर्ट से जाग गए तो आप आगे की बीमारियों से बचने की पूरा आप कोशिश कर सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। अभी ये बीमारियां होती क्यों हैं? बीमारियां तो हजारों टाइप की है, आपको भी पता है। बीमारियां अनेक, कारण एक, शरीर में एकत्रित हुआ मल, accumulation of toxins within the body। शरीर में अगर कोई विष द्रव्य जमा हो जाता है तो वो हमें बीमार कर देता है। अभी ये जो कीड़े हैं यहां पे क्यों आए? आने का कारण वहां पे कुछ कचरा पड़ा था, तो ये कचरा था इसलिए ये कीड़े आए, बराबर है। अभी क्या करें, कीड़े को मार दें या कचरा साफ करें? आज हम कर रहे हैं वो कीड़ों को मार रहे हैं, कचरा साफ नहीं कर रहे हैं। तो करना चाहिए कचरे को साफ। तो कचरा साफ करने की बजाय हम कीड़े मारने को बैठ गए, बैक्टीरिया मारने को बैठ गए, वायरस मारने को बैठ गए। लेकिन ये बैक्टीरिया क्यों आते हैं, ये वायरस हमारे शरीर में क्यों आते हैं? क्योंकि हमारी इम्यून पावर लो है। तो हमारी इम्यून पावर को हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अभी हमारे शरीर में ये टॉक्सिन्स क्यों एक्यूमुलेट होते हैं? उसका बड़ा कारण है अप्राकृतिक भोजन और अप्राकृतिक लाइफस्टाइल। ईटिंग विदाउट एक्सक्रीटिंग मीन्स नीचे से तो निकला नहीं, ऊपर से खा रहे हैं टेस्ट के कारण या कोई भी कारण हो। ओवर ईटिंग है, बहुत कॉमन चीज है। इतना ज्यादा खा लेते हैं, जरूरत से अनेक गुना ज्यादा खा लेते हैं। और एक बड़ा कारण है, छोटा बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध है, स्ट्रेस। हर कोई स्ट्रेस में है, चिंता में है, तो ये भी एक बड़ा कारण बन चुका है। और अननेचुरल डाइट में अभी क्या आता है वो समझ लीजिए। अननेचुरल डाइट में पशुजन्य खुराक, एनिमल बेस्ड फूड, उसमें नॉनवेज भी आ जाता है, मच्छी भी आ जाते हैं, अंडे भी आ जाते हैं, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स भी अननेचुरल डाइट में आ जाता है। अभी बहुतों को तो सुना होगा, नॉनवेज वगैरह के तो बारे में सोचा, लेकिन मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूं वो आगे हम देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो है अग्नि पे पकाया हुआ भोजन, ये भी हम सभी ले रहे हैं। पहली बार सुनते होंगे कि भैया ये क्या बोल रहा है, आगे हम उसका भी देखने की कोशिश करेंगे। प्रोसेस फूड, जितना भी डब्बे में बंद आता है, पैकेट में बंद आता है, वो सभी फूड जो है एक बड़ा कारण बन चुके हैं। और दूसरा जो है अनाज जो है, इतनी मात्रा में अगर हम खाएंगे, पका पका के खाएंगे, तो बिल्कुल बीमार होंगे। आगे उसके डिटेल विवरण में हम देखेंगे। और जंक फूड, अभी जंक फूड के एक चीज तो बहुत ही क्लियर है कि उसने खुद ने बोला है ये जंक है। जंक मीन्स कचरा, भंगार। और वही चीज हम खाते हैं, बड़े प्यार से खाते हैं, रात को 12 बजे ऑनलाइन मंगवा के खाते हैं, 1 बजे मंगवा के खाते हैं। तो जंक फूड अगर हम खाने को इतने शौकीन हो गए हैं तो ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा। और ये अननेचुरल लाइफस्टाइल के जो है,
हमारे में जो है लोभ है, भय है, गुस्सा है, चिंता है, दुश्मनावट है, हेटरेट है, वासनाएं है, इच्छाएं है, अविश्वास है, ऐसे बहुत सारे कारण है जो 24 घंटे हमारे मन को परेशान रखते हैं, हमारे विचारों को दूषित कर देते हैं। वो भी एक बड़ा मोटा कारण है। अभी एक चीज सोचने है कि आप सभी के पास गाड़ी कुछ ना कुछ तो होगी। आप गाड़ी की जितनी देखभाल करते हैं उतनी खुद की नहीं करते हैं। मुझे एक बताइए, आपने गाड़ी ली है तो गाड़ी में आपको अच्छे से अच्छा इंजन मीन्स पेट्रोल की गाड़ी है तो पेट्रोल डालेंगे या मिलावट वाला पेट्रोल डालेंगे? तो बिल्कुल आप अच्छा पेट्रोल डालेंगे। थोड़ी कीमत ज्यादा चाहिए फिर भी पेट्रोल ही डालेंगे, अच्छा वाला पेट्रोल डालेंगे। कहीं पे पता चला कि ये पेट्रोल पंप में मिक्सिंग वाला आता है तो आप जाते हैं? नहीं जाएंगे। तो जो चीज हम गाड़ी के लिए करते हैं, गाड़ी का अच्छा मेंटेनेंस भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वही चीज जब हमारे शरीर के लिए आज लागू पड़ती है तब हम करने को तैयार नहीं है। अभी एक चीज सोच लीजिए कि पेट्रोल की गाड़ी है, उसको केरोसिन से मैं चला रहा हूँ या केरोसिन मिक्स किया पेट्रोल में डाल रहा हूँ, तो क्या होगा? वो धुआं ज्यादा फेंकेगी, गाड़ी में वाइब्रेशन ज्यादा आएगा, उसका पिकअप कम होगा, उसका वेरिएंट रेट बढ़ जाएगा, उसके इंजन की लाइफ कम हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी कम होगी, पूरी गाड़ी गर्म हो जाएगी। बेचने जाएंगे तो रिसेल वैल्यू नहीं आएगी, उसकी बिल्कुल लाइफ कम हो जाएगी और पूरी यात्रा जो है बहुत ही दुखदायी, पीड़ादायी होगी। तो ये सब जो हो रहा है, हम पेट्रोल की गाड़ी में केरोसिन डालते हैं तो हमें इमीडिएट पता चल सकता है। तो ये चीज हमारे शरीर में हम डालते हैं तो ये कैसे हो सकता है? गाड़ी की कीमत 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ होगी, लेकिन हमारे शरीर की कीमत तो उससे अनेक गुना ज्यादा है। तो हम कैसे कुछ भी कचरा हम डालने को तैयार है हमारे शरीर में? गाड़ी का इतना बराबर मेंटेनेंस करते हैं, मैकेनिक के पास जाते हैं, उसकी एएमसी ले लेते हैं, बहुत कुछ करवा लेते हैं, रोज उसकी सफाई करवाते हैं, अंदर बाहर से करवाते, बहुत कुछ करवाते हैं गाड़ी के लिए। तो जो गाड़ी के लिए हम करवाते हैं, हम खुद करने को क्यों तैयार नहीं है? ये हमें सोचना पड़ेगा। हम जो है होपलेस डाइट लेते हैं। होपलेस का मतलब क्या है? जिस डाइट में हार्मोन्स नहीं है या बहुत कम है, ऑक्सीजन लेस डाइट लेते हैं, पाइथो न्यूट्रिशन लेस डाइट लेते हैं, एंजाइम लेस डाइट ले रहे हैं। वो क्या और कैसे हम ये होपलेस डाइट बनाते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। ब्रह्मांड करोड़ों करोड़ों तारे, उसमें से एक छोटा सा तारा है सूर्य, उसमें एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी। उस पृथ्वी ग्रह पे 84 लाख जीवों की उत्पत्ति हुई, ऐसा शास्त्र कहता है। अभी मच्छी जो है पानी में ही पैदा होती है, पानी में ही हवा लेती है, पानी में ही खाना खाती है, पानी में ही उसकी वंश वृद्धि होती है, पानी में ही अपना बचाव करती है और पानी में ही उसका अंत होता है। वैसे अनेक जीव है, पानी के ऊपर रहते हैं, कोई जमीन के ऊपर रहते हैं, कोई जमीन के नीचे रहते हैं, कोई हवा पे में रहते हैं। कोई जीव का आयुष्य एक क्षण का भी नहीं है और दूसरे कोई जीवों का आयुष्य हजारों साल है। कोई जीव इतने सूक्ष्म है कि माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखाई देते, और कोई जीव इतने बड़े हैं कि अगर नजदीक खड़े तो पूरा देख भी नहीं सकते हैं। तो इतनी विविधता है, एक क्षण का भी आयुष्य नहीं, हजारों साल का भी आयुष्य। जैसे बड़े पेड़ होते हैं उसका आयुष्य हजारों साल का होता है, टॉर्टाइज होता है उसका भी आयुष्य 200, 300, 400 साल होता है। तो ये सभी जीवों की संपूर्ण व्यवस्था किसने की? जन्म से लेकर अंत तक की प्रकृति ने की। तो सभी जीवों की व्यवस्था की है, तो कोई मनुष्य की होगी कि नहीं? यस और नो, टेल मी। देखिए अभी मैं आपके सामने रूबरू नहीं हूं तो वो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आपको सोचना है कि सभी जीवों की व्यवस्था की है तो हमारी भी कोई व्यवस्था की होगी, लेकिन हमने वो नियम समझे नहीं है, इसके कारण ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये न्यू डाइट सिस्टम क्या है? वो त्रिसूत्री साधना है, तप, सेवा और सिमरन, फास्टिंग, चैरिटी एंड मेडिटेशन। ये तीनों का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तपा के शरीर का कचरा साफ करना पड़ेगा, सेवा दे के अंदर से शुद्धि करनी पड़ेगी, और सिमरन मीन्स उस परम शक्ति के साथ उसकी शरण में जाना है, उसमें लीन होना है।
तो ये होलिस्टिक हीलिंग आपकी होगी, इसे हमें समझना है। आज की मेडिकल थियोरी जो है, अगर आप बीमार होते हो, कोई भी डॉक्टर के पास चले जाते हो, वो आपकी बीमारियां देखता है और हर एक बीमारियों के लिए कोई ना कोई दवा लिखने का चालू कर देता है। आपकी डाइट क्या है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको दवाई देंगे, इंजेक्शंस देंगे, वैक्सीन देंगे और सर्जरी करवाएंगे। आज हमारे पास या प्रकृति के विज्ञान जानने वाले के पास जाएंगे तो बोलेंगे भैया आप आ जाओ, अंतर की शुद्धि कर दो और अपने आप से तैर जाओ और स्वस्थ होके चले जाओ। उसके लिए वही तप सेवा सिमरन का मार्ग बताएंगे जो हम बता रहे हैं, वही जो, और जो भी करेगा वो सब स्वस्थ हो जाते हैं। जन्म से लेके अंत, जन्म भी अस्पताल में एक इमरजेंसी है, मौत भी अस्पताल में एक इमरजेंसी है, और उसके अलावा अनेक बार हम अस्पताल में इमरजेंसी में गए हैं। इतनी सारी मेडिकल इमरजेंसीज क्यों? क्या ये नेचुरल नहीं हो सकता? जन्म भी नेचुरल नहीं हो सकता, मौत भी नेचुरल नहीं हो सकती है? क्या इसको हम अवॉइड कर सकते हैं? ये प्रश्न आपके अंदर गूंजना चाहिए। हमें एक समझना है कि कुदरत ने संपूर्ण व्यवस्था की है जन्म से लेकर अंत तक स्वस्थ रहने की, समाधि मृत्यु की भी व्यवस्था की है। आज समाधि मृत्यु की खाली बातें होती है, आज हर कोई बीमारियों से ही जाता है। आप देख लीजिए, हर किसी का एंड जो है वो बहुत दुखदायी और पीड़ादायी रहा है। तो हमें करना है क्या है? हमें कुदरत के नियम समझने हैं, हमारे शास्त्रों का सही अर्थ हमें समझना पड़ेगा। हम शास्त्र के नाम से भी भटक गए हैं, शास्त्र का सही अर्थ हमारे तक नहीं आया है, तो इसे भी हमें समझना पड़ेगा। अभी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो कहां से स्वस्थ होना है, बाहर से या अंदर से? आज जितनी भी ट्रीटमेंट हो रही है हमारी बाहर से हो रही है। अंदर से स्वस्थ करने की व्यवस्था, अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन की व्यवस्था की कोई बात नहीं कर रहा है। अभी आपको स्वास्थ्य चाहिए, बीमारियों से मुक्ति चाहिए, दवाइयों से चाहिए या डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करने से चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। दवाइयों से कोई भी बीमारी से मुक्त नहीं हुआ है। आपको डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करनी ही पड़ेगी अगर आपको स्वस्थ होना है तो। अभी ये तस्वीर देख लीजिए, एक तस्वीर में देखिए तीन डिनर पड़े हैं, 2 लंच पड़े हैं, 2 ब्रेकफास्ट पड़े हैं। अभी नीचे से निकला नहीं और ऊपर गले तक आ गया तो भी कोई छोड़ने को तैयार नहीं है, पूरा पेट भरा हुआ है। और दूसरी तस्वीर देखिए, लंच निकलने को है, डिनर जस्ट आया है, बीच में पेट पूरा खाली है, बड़ी आध पूरी खाली पड़ी है। तो एक चीज हमें समझना चाहिए कि पेट भरने की चीज नहीं है, पेट खाली रखने की चीज है। आप कितने भी पैसे वाले हो, करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, लेकिन अपनी अमीरी पेट को मत बताना। और जिसने भी अपनी अमीरी पेट को बताए वो सभी बीमार हैं। पेट को तो बड़ा दयावान रखिए कि भैया आज का मिला है, धन्यवाद ऊपर वाले को, सुबह का सुबह देखेंगे। पेट को खाली होने दो, फिर पेट भरने की बात करेंगे। जब तक पेट खाली नहीं होता है, ढीला नहीं होता है, तब तक कुछ नई चीज अंदर डालनी नहीं है। इतना भी आप डिसीजन लिए तो भी बहुत बड़ी बात है। और देखिए, बाहर से तो हम दुनिया भर का मेकअप करते हैं, बहुत सारी सफाई कर लेते हैं, शैम्पू से, साबुन से, पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सफाई जहां चाहिए वहां सबसे ज्यादा गंदगी है। देखिए, आप हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी एक छोटी सी वीडियो आप देख लीजिए। देखिए कितना स्वस्थ होना चाहिए हमारा शरीर। ये नॉर्मल है, जो भगवान ने हमें दिया था तभी इतना सुंदर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन दिया। देखो कितना क्लियर है, और देखो हमने कितना गंदा बना के छोड़ दिया उसको। देखो अंदर कचरा कितना जमा करते रहते हैं हम।
और ये गंदगी जो अंदर जमा होती है वही एक बड़ा कारण बनती है अनेक बीमारियों का। अभी ये कीड़े हो गए तो हम कीड़ों को मार देंगे, लेकिन कीड़े यहाँ क्यों आए उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। देखिए कैसी गंदगी अंदर जमा हुई है और वो अंदर चिपक गई है, निकल देगी भी नहीं जितनी जल्दी। ये देखो ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, देखिए कितनी गंदगी अंदर है, देख लीजिए। तो आपने देखा जहां सबसे ज्यादा सफाई चाहिए वहां सबसे ज्यादा गंदगी है, गलत खान पान की वजह से, गलत आचार विचार की वजह से। तो इसके लिए करना क्या है, एक सिंपल चीज मैं बता देता हूं, शायद संजय जी आपसे करवाते भी होंगे, वो है कोलन क्लीनिंग। एनिमल लेना है और हमारी बड़ी आंत को क्लीन करना है। ये जो डिटेल्स मैंने आपको कुछ तस्वीरें बताई हैं, अगर जिसको भी सुविधा हो वो अगर 4 नंबर के पोस्चर में ले तो अच्छी बात है, जहां पानी जब पेट में रह सकता है, टिक भी सकता है और सफाई थोड़ी अच्छी हो सकती है। उसके अलावा दूसरे पोस्चर्स भी मैंने बताए, इसकी डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, संजय जी आपको इसके डिटेल में आगे बता सकते हैं वहां पे ही। और करोगे तो क्या होगा, देखिए एक बीमार आदमी जो है टूटी फूटी स्टेयरकेस जैसा दिखता है, आप सोचेंगे नहीं भैया थोड़ा सा और ठीक हो जाए और हमको ये रेड कारपेट जैसा भी मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन डिटॉक्सिफिकेशन के बाद जैसे आप स्वर्ग से उतर रहे हो ऐसी आपको अनुभूति होगी। तो डिटॉक्सिफिकेशन बहुत बड़ी चीज है। हमारे भीतर जो है ये गंदगी निकालनी है और गंदगी निकाल के हमारे कोलन को ठीक करना है। उसके लिए 3 स्टेप है, एक हमें एनिमा लेना है, दूसरा ग्रीन जूस लेना है और तीसरी फास्टिंग की प्रैक्टिस करनी है। ये 3 चीज करेंगे तो ही आपका सही डिटॉक्सिफिकेशन होगा। और बाकी जो क्रिया संजय जी तो आपको वहां पे करवा ही रहे हैं, तो ये सब आपको समझना पड़ेगा और आपको इससे आप मुक्ति पा सकते हैं, इसमें से बड़ी अच्छी सी रिलीफ पा सकते हैं। अभी कोरोना जो है आज से 2-2.5 साल पहले आया था, फिर से भी उसकी बातें चालू हो गई है और फिर हमें वैक्सीन लेने पे मजबूर किया जाएगा और वैक्सीन से भी कोई गारंटी नहीं है, उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो हमें उसका हमारा इम्यून पावर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैक्सीन से बचने के लिए ये करो ना, गलत खाना बंद करो ना, एनिमल फूड लेना बंद करो ना, जंक फूड खाना बंद करो ना, ओवर ईटिंग बंद करो ना, अननेचुरल लाइफस्टाइल बंद करो ना, डिटॉक्सिफिकेशन शुरू करो ना, प्राकृतिक भोजन लेना शुरू करो ना, कम खाना शुरू करो ना, तप सेवा और सिमरन शुरू करो ना, न्यू डाइट सिस्टम शुरू करो ना। ये स्लाइड जो है आपके पास रखिएगा, बहुत काम आ सकती है और ये जो है पता नहीं कितने सालों तक चलेगी, तो इसे हमें समझना पड़ेगा और इसे हमारी लाइफ में लाना पड़ेगा। बाकी दवाइयों के जोर पर आप स्वस्थ रहेंगे, वो भ्रम में मत रहना। अभी देखिए दुर्योधन जो था बहुत शक्तिशाली था, बलशाली था, फिर भी वो मारा गया। कोई मोह में फंस गया था, पिताजी अंधे थे, माँ ने आंख पे पट्टी बांध दी थी, इतना बलवान होने के बावजूद भी मारा गया। तो हम भी आंखों पे पट्टी बांध के या कोई मोह में फंस जाएंगे खान पान के, तो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दुर्योधन के ये वर्ड जो है आप बहुत अच्छी तरह से समझ के
दुर्योधन ने क्या कहा था, ये गलत है लेकिन मैं गलती के रास्ते को छोड़ नहीं सकता है, यह असत्य है लेकिन मैं असत्य का मार्ग नहीं छोड़ सकता हूं, मैं जानता हूं कि यह सत्य है लेकिन सत्य के मार्ग पे चल नहीं सकता हूं। तो फिर दुर्योधन का अंत हो गया। वैसे ही कुछ हमारे साथ भी हो सकता है, तो इससे हमें बचना है, सत्य जानना है, सत्य का प्रयोग करना है, और वो प्रयोग जो है आपको जो रिजल्ट देगा वही आपका जो सही होगा। तो ये समझने की कोशिश है, आपको सत्य समझ के प्रयोग करना है। युद्ध में अर्जुन जो है अपना धनुष्य छोड़ नीचे गिरा देता है और कृष्ण जी को कहता है कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, क्या फायदा है ये सब युद्ध करने का, ये सभी मेरे प्रिय है, इनके साथ मैं बचपन से खेला हूं, इनके पास ही मैं बड़ा हुआ हूं, इनसे ही मैंने शिक्षा ली है, तो मैं इनसे युद्ध नहीं करना चाहता हूं। लॉजिकली सोचेंगे तो अर्जुन सही कह रहा था। तो कृष्ण जी ने ये कहा कि यस यस अर्जुन, यू आर वेरी मच राइट, आई एम सॉरी, ऐसा तो नहीं कहा। ये स्लाइड दिखाई दे रही है इको और ईगो की। हेलो, यस दिखाई दे रही है सर, बढ़िया। हाँ, दिख रही ये है। जो स्लाइड है इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। प्रकृति ने 84 लाख जीवों की उत्पत्ति की है, सभी जीवों को समान अधिकार दिए थे, सभी जीवों की संपूर्ण व्यवस्था प्रकृति ने की थी। मनुष्य को कुदरत ने कुछ ज्यादा बुद्धिमत्ता दी, स्वतंत्रता भी दी, इसीलिए दी थी कि भैया कोई जीव अगर कोई तकलीफ में है तो तकलीफ में उसे मदद करने के लिए दी थी। तो मनुष्य ने क्या किया, अहंकार के वश, अज्ञानता के वश वो ये समझ बैठा कि ये सभी जीव मेरे लिए बने हैं, मैं जब चाहे तब इनको मार सकता हूं, खा सकता हूं, इसमें से दवाइयां बना सकता हूं, मैं अपनी सिक्योरिटी बना सकता हूं, मैं इसमें से कमाई कर सकता हूं, ये मेरे भोग के साधन है, मेरे स्टेटस के साधन है, मैं जब चाहे तब इनकी बस्ती बढ़ा दूंगा और इनकी बस्ती कम कर दूंगा। ये जो बड़ी भूल की है, कुदरत के नियम तोड़े हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस डैमेज कर दिया है, इसी के कारण आज इतनी बड़ी तकलीफें हम सहन कर रहे हैं, एंड वी आर वर्चुअली एट द पॉइंट ऑफ डिजास्टर। और मैं आपको बता दूं कि अगर यही चलता रहा तो 2050 तक शायद समुद्र में मच्छियां देखने को नहीं मिलेगी। और आप सोच सकते हैं कि अगर मच्छियां समुद्र में नहीं है तो पर्यावरण का संतुलन कौन बनाएगा, जंगल काटे जाएंगे, सभी जीवों का नाश हो जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम रहेगा ही नहीं हमारा। तो कुदरत की जो व्यवस्था है उसको हमें संभाल के रखना है। पंच तत्वों से हम बने हैं, हमारा खुराक भी पंच तत्वों से बना है और हम पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे, ये भी हम जानते हैं। तो सभी पंच तत्वों का खेल ही है। देखिए इतनी सारी भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं हैं खान पान की। एक जो है ब्रिदेरियंस है, सालों साल खाते नहीं, पानी नहीं पीते हैं, लेकिन हमारे से ज्यादा स्वस्थ है, ताजगी स्फूर्ति से भरे हैं, क्योंकि मैं इनके साथ रहा हूं, मुझे पता है। और कुछ हैं जो लोग फास्टिंग पे रहते हैं, महीने 2 महीने के फास्टिंग पे रहते हैं, उससे ज्यादा भी रहते हैं। क्या लेते हैं वो, हवा लेते हैं, लाइट लेते हैं और पानी लेते हैं, और वो भी स्वस्थ रहते हैं। और कोई जो है प्रकृति के द्वारा बनाए हुए फ्रूट्स है, सलाड है और पत्तियां पे रहते हैं, और वो भी स्वस्थ है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि 100 साल के ऊपर रहना बहुत कॉमन है वहां पे, जहां ज्यादातर लोग इसी पे रहते हैं, 100 साल से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, 100-120 साल तक स्वस्थ जीते हैं। और मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल से मैं 100% इसी पे हूं। मैं खाली फ्रूट्स खाता हूं, सलाड्स खाता हूं, पत्तियां खाता हूं और थोड़ा सा भिगोया हुआ ड्राई फ्रूट खाता हूं, बाकी हवा खाता हूं और मजा करता हूं। दूसरा जो है नॉन वेजिटेरियन डाइट है। आज ज्यादातर पूरा वर्ल्ड जो है नॉन वेज पे टिका हुआ है। वेजिटेरियन में भी 2 कैटेगरी हो चुकी है। एक वेजिटेरियन जो है वो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स लेता है, और एक वेजिटेरियन कैटेगरी जो है वो कोई भी पशुजन्य खुराक नहीं लेती है, ना दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेती,
या उसमें से बनाई हुई दवाइयाँ या और कुछ भी, चप्पल भी, जूते भी नहीं लेते, इवन अपना बेल्ट भी नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं, उसको आज वीगन कहा जाता है। कोई सभी पशुजन्य चीजों का त्याग करते हैं और उनका खुराक भी पशुजन्य खुराक नहीं होता है। और एक जो होते हैं जो बोलता मैं तो खाली घर का ही पकाया हुआ खाता हूं, और एक जो होता है खाली जंक फूड ही खाते हैं, ज्यादातर वही खाते हैं। और बहुत सारे तो जो हस्बैंड वाइफ दोनों ऑफिस में काम कर रहे हैं तो रास्ते में मॉल से पैक फूड, टिन फूड, डब्बे डब्बी लाते हैं, खा लेते हैं। और टॉक्सिक डाइट जो है आप सभी को पता है, जिसकी मैं यहाँ कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं। तो एक चीज समझ लीजिए, जितना शुद्ध रूप में हम पंच तत्व ले सकते हैं उतना अच्छा है। नंबर 1 अच्छा है, नंबर 2 अच्छा है, नंबर 3 अच्छा है, क्योंकि वो कुदरत ने अपनी शक्ति से बनाया है। आप हो या ना हो, कुदरत अपने आप से बना लेती है, वो है। बाकी सभी चीजों पे हमने कुछ ना कुछ उसका प्रोसेसिंग किया है। जितना हम प्रोसेसिंग करेंगे उतने हम ज्यादा बीमार होंगे। अभी यहाँ पे एक चीज बात होती है कि भैया इतना सारा नॉन वेज क्यों हम खा रहे हैं, क्या नॉन वेज खाना चाहिए या नहीं। तो मैं जो कुदरत के कानून से आपको बताऊंगा कि भैया नॉन वेज हमारा सही है, ये खाना सही है या नहीं, ये कुदरत के नियम है, आप भी इसको समझ सकते हैं। कोई भी मांसाहारी जीव जब पैदा होता है तभी उसकी आंखें बंद होती है। कोई भी शाकाहारी जीव जब पैदा होता है तभी उसकी आंखें खुली होती है। मनुष्य की भी आंखें खुली होती है। कोई भी मांसाहारी जीव होता है उसका मुंह बहुत बड़ा खुलता है, उसके दांत नोकीले होते हैं। कोई भी शाकाहारी जीव है उसका मुंह कम खुलता है, उसके ज्यादातर दांत चबाने के लिए होते हैं। मनुष्य का भी मुंह छोटा खुलता है और उसके ज्यादातर दांत चबाने के लिए है। कोई भी मांसाहारी जीव है, रात को अगर लाइट उस पर डाली जाती है तो लाइट रिफ्लेक्ट करता है। शाकाहारी जीव में से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, मनुष्य की आंखों में से भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। कोई भी मांसाहारी जीव है उसके नाखून जो होते हैं नोकीले होते हैं और उसमें इतनी ताकत होती है कि वो शिकार करके उसको फाड़ सकता है। शाकाहारी जीव के जो भी नाखून है वो अपने बचाव के लिए है, अपनी सेफ्टी के लिए है। मनुष्य के भी नाखून है वो अपनी सेफ्टी के लिए है, सिक्योरिटी के लिए है। कोई भी मांसाहारी जीव है वो पानी बाहर से लेके, जीभ से लेके अंदर लेता है। शाकाहारी जीव जो है पानी चूस के पीता है, मनुष्य भी पानी चूस के पीता है। कोई भी मांसाहारी जीव है उसकी जो है कोलन, उसकी जो इंटेस्टाइन है, कोलन जो है वो छोटी होती है और उसका सलाइवा एसिडिक होता है। कोई भी शाकाहारी जीव है उसकी जो डाइजेस्टिव इंटेस्टाइन जो है, छोटी और बड़ी जो भी, वो बहुत लंबी होती है और उसका जो सलाइवा होता है वो अल्कलाइन होता है। मनुष्य का भी जो इंटेस्टाइन बहुत लंबा है और उसका जो सलाइवा है अल्कलाइन है। कोई भी मांसाहारी जीव को कुदरत ने ताकत दी है कि वो अपने शिकार के पीछे दौड़े, उसको गिराए, उसको मारे, उसको फाड़े और उसको खाए। क्या ये हम कर सकते हैं? एक मुर्गी भी पकड़ना है तो हम पकड़ सकते हैं क्या दौड़ के? चलो चीटिंग करके हमने मुर्गी अपनी ताकत से तो नहीं पकड़ी। कोई भी प्राणी चीटिंग नहीं करता है, वो अपनी ताकत के बलबूते पे करता है। अगर आपको एक मुर्गी दे भी दी, क्या मुर्गी को आप हाथ से तोड़ सकते हैं? तोड़ भी दिया तो क्या ऐसे ही कच्चा का कच्चा चबा सकते हैं? मांसाहारी जीव वैसे ही खाते हैं। मनुष्य का खुराक है, उसका जो भी खुराक है बड़ी शांति से उसके पास जाता है, उसको धीरे धीरे खा लेता है, कोई तकलीफ नहीं है, बड़े आदर शांति से खाता है, कोई वेग नहीं है, कोई आवेग नहीं है। मनुष्य का भी जो खुराक है, फल है, सब्जियां है, सलाद है, वो जाके पेड़ से निकाल दे और लेके खाए। फल भी धन्य हो जाता है, मनुष्य भी धन्य हो जाता है। यहाँ जो है कोई डर का या भय का वातावरण नहीं होता है।
कोई भी मांसाहारी जीव जब पसीना गिराता है तो मुंह से सलाइवा के द्वारा, थूक के द्वारा गिराता है। शाकाहारी जीव को जो है चमड़ी से पसीना आता है, मनुष्य को भी चमड़ी से पसीना आता है। अभी डिसीजन आपको लेना है, क्या ये आपका खुराक है। और एक चीज और भी बता दूं, कोई भी नॉनवेज चीज हो, आप वैसे के वैसे नहीं खा सकते, उसको पकाना अनिवार्य है, जो अप्राकृतिक है। ऊपर से मसाले डालने जरूरी है, तब जाके वो खाने लायक बनता है। फिर तो नशादार बन जाता है, उसको रोकना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये अप्राकृतिक तरीके से हम नॉनवेज खा रहे हैं, प्राकृतिक तरीके से हम खा ही नहीं सकते हैं। तो हमें ये समझना है कि ये हमारा खुराक नहीं है। और लास्ट में और एक चीज बताऊं कि ये जो भी नॉनवेज आप खा रहे हैं, उसको पचने में कितने घंटे लगते हैं। मुंह से डाला, नीचे से निकला, 70 से 75 घंटे लगते हैं। अंदर पड़ के वो सड़ता है, अनेक बीमारियों का कारण बनता है। और ये सब धीमा जहर है, रातों रात इसकी कोई असर नहीं है। 100 साल वाला जीने वाला आदमी 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र में अगर वो लुढ़क जाता है, उसका कारण है ये अप्राकृतिक कारण। खुराक भी उसका एक बड़ा कारण है। तो ये तो आपने समझ लिया नॉनवेज के बारे में। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आगे मुझे पूछ सकते हैं। अभी क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है कि क्या करना है, बताइए मुझे। कंटिन्यू करिए सर, कंटिन्यू करिए। अभी बहुत अच्छा पीक पे है, सारे लोग एकदम सीरियस होके सुन रहे हैं। अभी बात आती है कि दूध की। दूध पीता है इंडिया, और हमें बताया गया कि भैया ये संपूर्ण खुराक है, उसमें से कैल्शियम मिलती है, प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, इससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है, एनर्जी अच्छी बनती है, मसल्स अच्छे बनते हैं, हमारे हाइट बनते हैं, हमारे बोन भी मजबूत होते हैं, हमारे दांतें भी मजबूत होते हैं। हमारे डॉक्टर्स भी यही बताते हैं, हमारी परंपरा यही बताते हैं, हमारे शास्त्र भी यही बताते हैं, और अनेक कारण हैं। तो और ये समझ के तो हमको बिल्कुल दूध लेना ही चाहिए। लेकिन दूध क्यों नहीं लेना चाहिए, कुदरत के नियम के अनुसार हम समझने की कोशिश करेंगे। कुदरत ने मां को दूध कब दिया? बच्चा पैदा होने के बाद दिया है। तो वो खुराक किसके लिए दिया है? स्पेशली उस बच्चे के लिए कुदरत ने बनाया है। देखिए कुदरत कितना अद्भुत है। पहले एक समझ लीजिए, जब बच्चा मां के पेट में था, वही खुराक में से उसका शरीर निर्माण किया। उसकी आंखें, उसका नाक, उसका कान, उसकी जीभ, उसका हार्ट, उसका लंग्स, उसके लीवर, उसकी किडनी, उसके इंटेस्टाइन, उसकी चमड़ी, उसके बोन्स वगैरह वगैरह, दिमाग, सब कुछ उसमें से ही कुदरत ने बनाया। उसकी फिजिकल बॉडी वही खुराक में से बनाई। जब बच्चा बाहर आ गया तो वही खुराक में से कुदरत ने उसको दूध बना के दे दिया। इतना अद्भुत शरीर हमें मिला है। तो ये दूध मिला है, वो आया किसके लिए? उस पैदा हुए बच्चे के लिए। और एक चीज देख लीजिए, दूध आया तो कितनी देर तक आया? 6 महीना, साल, 2 साल तक आता है। तब तक बच्चे को दांत आ जाते हैं, बच्चा चबाने लगता है, कुदरत उसका दूध भी बंद कर देती है। फिर मां को दूध नहीं आता है। फिर मां को फिर से दूध कब आएगा? जब दूसरा बच्चा पैदा होगा तब। फिर वापस वो दूध बंद हो जाएगा। फिर तीसरा बच्चा आया तो फिर से दूध आएगा। अभी मुझे ये बताइए, किसी भी मां ने अपने पहले दूसरे बच्चे को दूध पिलाया? नहीं पिलाया। क्यों नहीं पिलाया? क्योंकि बच्चा कुछ और ले सकता है। ये समझ हमको है कि ये खाली उस पैदा हुए बच्चे को ही देना चाहिए। माँ अपना दूध तो खाली उस पैदा हुए बच्चे को ही देती है। तो अभी हमें समझना ये है कि गाय को भी दूध कब आता है या भैंस को दूध कब आता है? जब उसका बच्चा पैदा होता है। तो दूध किसके लिए आया था? पैदा हुए बच्चे के लिए या हमारे लिए? भैंस को दूध कब आया? बकरी को दूध कब आया? या अन्य सभी दुधालु प्राणी को दूध जब बच्चा पैदा होता है तब आता है। तो हक उस बच्चे का लगता है। और गाय का बछड़ा एक बार दूध बचपन में पीता है, बाद में कोई नहीं पीता है। फिर वो घोड़ा हो या हाथी हो,
बचपन में अपनी माँ का दूध पीता, बाद में कोई भी प्राणी दूध नहीं पीता है सिवाय के मनुष्य, और वो जिंदगी भर पीने की जिद करता है। और एक चीज बता दूं कि उसमें से जितनी बीमारी पैदा हुई है उतनी बीमारी और कहीं से नहीं हो रही है। और इसको करना भी ठीक नहीं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर इसे पचा नहीं सकता है। ये साइलेंट किलर है। आपके प्रश्न बहुत आएंगे, मैं जानता हूं। अनेक हेल्थ इश्यूज इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप आध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ने वाले हैं तो सबसे बड़ी आध्यात्म के मार्ग पे प्रगति में दूध और डेयरी प्रोडक्ट बहुत बड़ी बाधा है। और इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी भयंकर हिंसा है। और आज ज्यादातर दूध जो हमारे घर पे आता है, थैली वाला दूध पीता है इंडिया, वो ज्यादा से ज्यादा मिलावट वाला आता है। आप सभी को पता है दूध कुछ ही घंटों में खराब हो जाता है, और हमारे घर पे जो भी दूध आता है वो कुछ दिनों के बाद आता है। तो ये दूध कैसे टिकता है, क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। और ज्यादातर दूध और दूध की आइटम जैसे मक्खन है, चीज है, पनीर है, मिठाइयाँ है, मावे हैं, वो सभी मिलावटी दूध से बनते हैं। आप सभी को पता है, आप सभी ने ये YouTube पे देखा है, वीडियोस देखी है, न्यूज में भी पढ़ा है, अखबारों में भी पढ़ा है। तो इसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, आप सभी को पता है। और पर्यावरण के साथ जुड़े हुए भयंकर इश्यूज हैं जो इस टॉपिक के बाहर, डिस्क्रिप्शन के बाहर है। अभी ये देखिए, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। कोई भी प्राणी हो, अब जब भी अपने बच्चे को दूध पिलाता है, बड़ा प्रेम का संबंध होता है, आदर का संबंध होता है, एक अपनात्व का भाव आता है। माँ को भी संतुष्टि मिलती है बच्चे को दूध पिला के, और बच्चे को भी संतुष्टि मिलती है वो दूध पी के, क्योंकि कुदरत ने ये दूध सिर्फ उस पैदा हुए बच्चे के लिए बनाया है, क्योंकि इसमें जितने भी सत्व चाहिए तो कुदरत ने डाल के दे दिए। तो बच्चा जो है मनुष्य का है, तो मनुष्य का विकास वो वैसा दूध माँ को बना के दिया। गाय के लिए उसका बच्चा अच्छा शारीरिक और मानसिक विकास करे उसके हिसाब से बनाया। गधे का दूध है, गधी का दूध है, वो उसके बच्चे के लिए है। हाथनी का दूध है, वो अपनी बच्ची के लिए है। हर कोई दुधालु प्राणी का दूध कुदरत ने उसकी शारीरिक मानसिक कैपेसिटी के अनुसार, उसके ग्रोथ के अनुसार बनाया है। तो सभी का दूध एक समान हो सकता है क्या? वो आगे हम देखने की कोशिश करेंगे। मुझे संजय जी जब भी आपको सोचे तभी मुझे बोल देना, मैं वहां रुका दूंगा। अभी ये क्या लगता है आपको, ये सही है क्या? ये प्रेम का संबंध है, आदर सम्मान का संबंध है? ये जानवर कुछ भी पता नहीं है वो कौन पी रहा है, लेकिन वो लाचार है। बच्चा भी पी रहा है, बाप भी पी रहा है, दादा भी पी रहा है, दादी भी पी रही, नाना नानी, काका काकी, हेरा गहरा नत्तू, हर कोई आके दूध पी लेता है। क्या ये कुदरत की व्यवस्था है? और अगर हम ये पीते हैं तो देखो क्या होता है। ये जितने भी ज्यादातर प्रॉब्लम आपको दिखा दे रहे, एसिडिटी की प्रॉब्लम, पेट के प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम, मोटा के प्रॉब्लम, कैंसर के प्रॉब्लम, घुटने के प्रॉब्लम, उसमें एक बड़ा कारण है दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का ये जो सेवन आप अति सेवन कर रहे हो, वो बहुत बड़ा कारण बन चुका है। और इतने पे बीमारियां नहीं रुकती है, इतनी बड़ी बीमारियों का लिस्ट है। तो ऐसी कोई भी एक बीमारी नहीं है कि जहां ये दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स लेने वाले को तकलीफ नहीं देती है। और आप छोड़ के देखिए, मेरी बात पे भी मत जाइए, आप छोड़ के देखिए, आपको फर्क पता चलेगा। और ये जानवर जिसको हम गौ माता कहते हैं, वो जन्म से लेकर अंत तक एक भी क्षण सुख का अनुभव नहीं करते हैं। पैदा होते ही मां को बच्चे से अलग किया जाता है। बछड़ा, बिछड़ा, देखो नाम भी कैसे रखा, बछड़ा, क्योंकि वो मां से बिछड़ा। किसके लिए? वो गाय की इच्छा थी या बछड़े की इच्छा थी मां से अलग होने की? कोई भी माँ अपने बच्चे को अलग करना नहीं चाहेगी, कोई भी बच्चा अपनी माँ से अलग होने को नहीं चाहेगा, लेकिन जबरदस्ती दोनों को अलग बांध दिया जाता है। क्योंकि हमारी दूध की मांग है, हमारी दूध की वासनाएं हैं, और ये जानवर ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी दूध दिए, इसलिए इसका कृत्रिम गर्भधान करवाया जाता है।
हर साल उसको एक एक बच्चा पैदा करना पड़ता है और ज्यादा से ज्यादा दूध दे, इसलिए उसे अप्राकृतिक भोजन दिया जाता है। फिर उसको हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिया जाता है, मशीन से दूध निकाला जाता है। और मशीन को दूध निकालते वक्त वो मशीन को कुछ पता नहीं चलता कि दूध खत्म हो गया हो, तो फिर भी खींचेगा। फिर दूध के साथ खून भी आएगा और खून पे पस बनता है, वो भी आएगा और वो हमारे दूध में आता है। और ये जानवर को अनेक इन्फेक्शंस होते हैं तो एंटीबायोटिक्स दिए जाता है। जो भी चीज उसको दी जाती है वो हमारे दूध में मिल के आती है। यहाँ पे जो है मादा का तो कुछ काम है, दूध देती है तब तक तो उसका भी काम है। नर का कुछ काम ही नहीं है। पहले खेती के लिए नर को पाले जाते थे और गाय को भी पाला जाता था। आज खेती बंद हो चुकी है क्योंकि ट्रैक्टर से हो रही है, तो नर का कोई काम नहीं है, तो सिर्फ मादा को ही रखना है। इसीलिए नर को तो बचपन में ही कत्ल खाने भेज दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसको खाना नहीं दिया जाता है और कत्ल खाने उसको जाना पड़ता है। और ये गाय भी कब तक रहेगी? जब तक वो दूध देती है तब तक अच्छी बात है, जब तक वो कमाई करवा के देती है तब तक तो ठीक है। लेकिन उसके बच्चे पैदा हो गए, बच्चे ज्यादा दूध देते हैं तो माँ की मौत का कारण बनते हैं बच्चे। 6-7 साल की उम्र में उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो दूध देने लगते हैं, फिर माँ की जरूरत नहीं, तो माँ को भी कत्ल खाने भेज दिया जाता है। आपको पता है भारत में कितने जानवरों की कत्ल होती है रोज? रोज 1 लाख से भी ज्यादा गाय और भैंसों की कत्ल होती है। मैंने कृत्रिम गर्भधान की बात की है। ऑफिशियल आरटीआई रिपोर्ट्स है कि 8 करोड़ गाय भैंसों का कृत्रिम गर्भधान करवाया गया था। अभी आप ही सोचिए, अगर 8 करोड़ जानवर का कृत्रिम गर्भधान करवाया गया तो कितने जानवर पैदा हुए होंगे। और ये जानवरों की बस्ती नहीं बढ़ती है क्योंकि जितने जानवर पैदा हुए उतने की कत्ल करवाई जाती है। तो कहाँ पे ये हम कर रहे हैं? फिर ये जितने भी जानवर है कत्ल खाने जाना है तो उसे स्लॉटर हाउस जाना पड़ेगा और स्लॉटर हाउस में इतने जानवर कत्ल होंगे तो उतना मांस पैदा होगा, तो मांस भारत में सस्ता बिकेगा, तो मांसाहार फैलेगा। आपको पता होगा कि गाय का जो या भैंस का मांस है जिसको हम बीफ कहते हैं वो भारत में सस्ता बिकता है, कारण क्योंकि बहुत क्वांटिटी में मिलता है। और फिर आज की तारीख में तो हम इतने लेवल के नीचे गिर चुके हैं कि खाली मादा ही पैदा हो, नर पैदा ही ना हो, उससे जेनेटिक मैनिपुलेशन भी करवाते हैं। तो इतनी सारी चीजें हो रही है, इतनी हिंसा हो रही है इस इंडस्ट्री में, और हम शाकाहारी अपने आप को कहते हैं और इतना हिंसक दूध पीते हैं। एक छोटी सी वीडियो देख लीजिए, आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि वे साल के करीब 7 महीने माँ को बच्चे से अलग कर दिया। जाने वाली बंदूक, इंजेक्शन सिरिंज, ये बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने दी है। बार अलग अलग पशुओं पे साफ किए बगैर ही इस्तेमाल किया जाता है। हर समय नहीं होता। ये यंत्र पशुओं के थन खाली हो जाने पर भी चलते रहते हैं, जिससे पशुओं को काफी दर्द होता है। दुग्ध उद्योग के पशुओं को काफी संसीमित तबेलों में पाला जाता। कुछ ऐसी भयानक घटनाएं हैं जो वजह से दूषण का डर था। ये देखिए गंदगी वहां की कैसी है। हाइजीन की हम बात करें, यहाँ तो कोई हाइजीन ही नहीं है। पत्रों और बाल्टियों पे बैठी हुई पाई गई, जिससे दूध के दूषित होने। कई बार इन बछड़ों को हत्याग्रहों को बेचा जाता है, जहां पर इनको चमड़े के लिए मार देते हैं। अब ये जानवर काम के नहीं है। ऑक्सीटोसिन लेने के बाद पशुओं को पेट में के बाद इनको हत्याग्रहों में चमड़े और मांस के लिए मारा जाता है। पशुओं को ऐसे प्रदेशों में ले जाया जाता है जहां पे उनकी कानूनी तौर कमर की हड्डियां, यहां तक कि उनके सींग भी टूट जाते हैं। और तरीका है उनकी आंखों में मिर्च और तंबाकू लगाना। पशुओं को एक दूसरे के सामने ही मार दिया जाता है। तेज धार वाली छुरी का प्रयोग न करते हुए
बिना धार वाली छुरी से पशुओं पर बार बार वार करके उनकी क्रूर हत्या। तो ये आपने देखा है। अभी एक देखिए कि हम तो इनकी डिलीवरी कैसे करते हैं। देखिए ये भारत का ही सीन है। ये देखिए एक लकड़ा है, वो लकड़ा रख के उस पे आदमी लोग चल के इसको डिलीवरी करवाते हैं। अभी ये देखिए कृत्रिम गर्भधान कैसे करवाते हैं। देखिए कितना जानवर को जबरदस्ती बांध के करवाते हैं। और फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, ज्यादातर सभी दूध मिलावट वाला आता है। WHO ने तो वार्निंग दे दी है कि 2025 तक भारत का ज्यादातर प्रॉब्लम कैंसर का होगा। और कैंसर एक बड़ी कॉमन बीमारी आज की तारीख में हो चुकी है। आज आपके समाज में ही चेक कर लीजिए कितने पेशेंट कैंसर से पीड़ित है। ये देखिए जिसका हक है वो पी नहीं सकता है। ये देखिए उसका यहाँ पे लगा दिया, बच्चा पी ही नहीं सकता है। और हम जो है, ये जानवर जो है आपने देखा होगा उसको नकेल डाली जाती है, क्योंकि तबेले में एक दूसरे को टच होके रखते हैं, क्योंकि कहीं ये जानवर विद्रोह ना कर दे। उनको हिलने की जगह नहीं है, चलने की जगह नहीं, वहीं मल मूत्र का त्याग करना है, वहीं बच्चा पैदा करना है। तो नाक में ये बांध के रखते हैं ताकि थोड़ा भी जानवर हिले तो उसको बड़ा दुख पैदा होता है और वो अपने आप से वहां पे बंदी पड़ा रहे, इसलिए डालते हैं। इतनी दुख इतनी पीड़ा, उसके नाक में से इतना बड़ा एक औजार डाल के इतने रस्सी डालना है, तो इसकी दुख और पीड़ा हर जगह पे है, पैदा होते अंत तक। और फिर हम बड़े प्यार से उसको दूध पीते हैं, क्या चीज है, क्या पनीर है, ये सब खा रहे हैं। कहीं ये जानवर की पीड़ा की समझने की कोशिश कीजिए। जितनी ज्यादा हमारी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग, उतने ज्यादा जानवरों की बस्ती बढ़ाई जाएगी, उतने ज्यादा जानवर कत्ल होंगे, उतना ज्यादा बीफ का प्रोडक्शन होगा। जितना ज्यादा बीफ उतना सस्ता बीफ। और आपको बता दो इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। और जितना ज्यादा बीफ बनेगा उतना सस्ता बिकेगा, तो ज्यादा मांसाहार फैलेगा। और फिर उसमें से जो पैदा होती है बीमारी, दुखों और अनेक प्रॉब्लम जो है, वो हम उसके निमित्त बन जाते हैं, जाने अनजाने में हम निमित्त बनते हैं। तो ये डिसीजन आपको लेना है। ये तस्वीर देखिए, जानवर का तो जिंदा पैदा हुए से अंत तक तो शोषण किया है। जब उसका कत्ल करना होता है, सभी राज्यों में कत्ल अलाउड नहीं है, तो देखो कैसे कैसे बांध के लेके जाते हैं। किसी का मुंह फिर चुका है, किसी का मुंह नीचे है, किसी का एक टांग ऊपर है, किसी को हिलने की जगह नहीं है। 2-2, 3-3 दिन तक बिना खाए बिना पानी पिए इनकी यात्राएं होती है। फिर वहां भी उनको जबरदस्ती उतारा जाता है, कोई खाना नहीं पीना नहीं, अपने मौत का इंतजार करो। तो ये जानवर जब जाते होंगे तो उनकी कोई आह निकलती होगी कि नहीं, उनकी चीख निकलती होगी कि नहीं, उनकी चित्कार होगी कि मैंने क्या ऐसा गुनाह किया कि मेरे पे इतने दुख इतनी पीड़ाएं। एक बाजू आप गौ माता कहते हैं, 33 करोड़ देवियों का वास कहते हैं, और उसके साथ इतनी क्रूर हिंसा। तो आप कभी भी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं तभी ये चीज याद रखिएगा कि इसमें कितनी हिंसा जुड़ी हुई है। अभी आप में से बहुत सारे बोल सकते हैं कि भैया हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो जानवर मारे जाते हैं, हमको कोई असर नहीं होता है। लेकिन आप यहाँ ये समझ लीजिए यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है आपको। कंपैरिजन मैं कर रहा हूं, मनुष्य जो है 2.5 से 3.5 साल 3.5 किलो का होता है, पैदा होते हैं। जानवर जो है 15 से 30 किलो का होता है। मनुष्य 9 से 12 महीना की उम्र में चलता है, ये इमीडिएट चलने लगता है। मनुष्य की रिप्रोडक्शन एज 15 से 18 साल है, ये 1.5 से 2 साल की उम्र में पैदा करने के लायक हो सकता है, बन जाता है। और हमारा जो एडल्ट वेट है 60, 65, 70 किलो होना चाहिए। उसका जो है एडल्ट वेट जो है 250, 500, 700 किलो तक भी हो सकता है। मनुष्य का जो है वजन कम है, लेकिन दिमाग उससे 2.5 गुना ज्यादा है। और ये जानवर का वजन ज्यादा है, लेकिन हमारे से 2.5 गुना वजन, दिमाग छोटा है। मनुष्य का शरीर 100 साल से भी ज्यादा स्वस्थ रहने के लिए बना है। और ये जानवर अगर सही तरीके से भी रखा जाए, प्रकृति में छोड़ दिए जाए, तो भी 15 से 25 साल ही उनकी आयुष्य है।
मनुष्य को जितना भी प्रोटीन्स चाहिए, कैल्शियम चाहिए, फैट्स चाहिए, मिनरल्स जो भी चाहिए, वो जानवर के दूध में 3 से 6 गुना ज्यादा है। तो क्या ये दूध हमारे लिए बना है? हमारी बॉडी डाइजेस्ट हो सकती है? एक बड़ा प्रश्न है। एक जो बड़ा जो है, बहुतों को दूध पचता ही नहीं है, उसको लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं, तो ये भी होता है। तो इतने सारे जो चेंजेस है वो आपको समझने पड़ेंगे। और यहाँ पे समझ लीजिए कि हम जानवर का दूध लेते हैं तो हमारे शरीर पे, मन पे और हमारे इमोशंस पे क्या असर होता है। ये गाय जो है एक गाना गाती है, तूने मेरा दूध पिया है तू मेरे जैसा होगा। और देखिए आज ऐसे ही कुछ हम बन गए हैं, भैंस का दूध कम पिए तो भैंस के जैसे बन गए हैं। 100 साल से ज्यादा स्वस्थ जीने वाला व्यक्ति अगर 20 साल जीने वाले प्राणी का दूध पिएगा तो उसका आयुष्य बढ़ेगा या कम होगा? आप सोचिए। वजन तो ज्यादा है, दिमाग 2.5 गुना छोटा है, उसका दूध पिएंगे तो आपका क्या बुद्धिमत्ता का विकास होगा? या आपको समझना है। जो दूध सांड का पोषण कर सकता है वो दूध मनुष्य पिएगा तो क्या होगा? सांड वृत्ति आएगी कि नहीं? विकार वासना हमारे में प्रज्वलित होगी कि नहीं? आज हमें देख लीजिए, हमारे पूरे समाज में इतनी विकार वासनाएं क्यों भड़की हुई है? उसका कारण, एक बड़ा कारण ये है, अप्राकृतिक ये खुराक जो हम ले रहे हैं वो भी इतनी मात्रा में। ये दूध जो नकली आता है वो आप सभी को पता है, आपने वीडियो में देखा है, न्यूज़पेपर में देखा है, तो इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आपको समझना है, एक ग्लास जो आप दूध लेते हैं उसमें 135 मिलियन पस सेल्स है, उसमें ब्लड भी है, उसका जानवर का मल मूत्र भी होता है, उसमें पेन किलर, एंटीबायोटिक, ग्रोथ हार्मोन्स है, बैक्टीरिया है, पैथोजेंस है, और बहुत सारी चीजें जो है जो जानवर बीमारी डाली जाती है वो आपके दूध में आती है। और आप सोचते हैं ये बहुत हेल्दी चीज है, वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है। और एक चीज जो है आपको समझ लेना है, हार्मोन्स के क्या असर होते हैं। देखो, माँ का दूध एक हार्मोन्स उसमें होते ही, हर माँ के दूध में हार्मोन्स होते हैं। जानवर को भी हार्मोन्स के ऊपर से इंजेक्शन दिए जाते हैं, और यही दूध हम पीते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है? आपको पता होगा कि जनरली लेडीज को पीरियड कितनी उम्र में आते हैं? करीब 15, 17, 18 साल की उम्र में पहले आते थे। आज कितनी उम्र में आ रहे हैं? 9, 10 साल की उम्र में आता है। किसी ने तो मुझे बताया 8 साल की उम्र में भी बच्चे को पीरियड्स आने चालू हो गए। कभी किसी माँ बाप ने सोचा है कि इतनी छोटी उम्र में इसको पीरियड्स क्यों आए? जो जानवर 2-2.5 साल की उम्र में बच्चा पैदा करने वाला है, उसका दूध आप उसको इतनी मात्रा में पिलाएंगे तो क्या होगा? उसमें भी वो हार्मोनल चेंजेस आते हैं। और ये जो पीरियड्स तो आते ही हैं, उनमें विकार वासना के भाव जागते हैं। छोटे छोटे बच्चे, 9-10 साल के बच्चे, वो रिलेशनशिप कर लेते हैं, उनमें भी संबंध बढ़ जाते हैं। अभी माँ बाप करे तो क्या करे, किसको कहें? बच्चे कंट्रोल में नहीं है। अरे आपने गलत खुराक दिया तो बच्चे कैसे कंट्रोल में रहेंगे? नहीं हो सकता। आपको ये डाइट बिल्कुल चेंज करना ही चाहिए। और ये जितना भी देखो दूध में कितना सारा मिलावट है, और ये भी जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया हुआ है। देखिए कितनी सारी चीजें डाली जाती है, डेडली केमिकल्स डाले जाते हैं। और ये फॉर्मलिन जो होता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो है डेड बॉडी पे लगाया जाता है ताकि डेड बॉडी जल्दी खराब ना हो जाए। वही चीज आपके दूध में डाली जाती है। बाकी डेडली केमिकल्स है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा मैं। तो ये सब चीज आपको समझनी है कि कृत्रिम गर्भाधान का इंडस्ट्री हो, दूध की इंडस्ट्री हो, कत्ल खाने हो या मांसाहार, सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो कोई भी शाकाहारी अगर ये समझे कि मैं दूध तो पीऊंगा लेकिन कत्ल खाने नहीं चलने चाहिए, वैसा नहीं होगा। आप दूध पिएंगे तो कत्ल खाने चलेंगे ही, और मांसाहार फैलेगा ही। कोई इलाज नहीं है। और देखिए प्रकृति का कितना विनाश किया है। आपको पता है अमेज़न के जंगल जलाए गए, ऑस्ट्रेलिया के जंगल जलाए गए,
इतना सारा विनाश हम कर रहे हैं क्योंकि एनिमल फार्मिंग हमें करनी है। तो ये सब चीजें होती रहती है। ये भी मैंने पहले बता दिया कि इंडिया इज द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। तो ये सभी चीजों को हमें समझना है। अभी बहुत सारी चीजें हैं, मैं इसमें टाइम हो तो मैं संजय जी लूं, या तो फिर चलो मैं एक कृष्ण जी को ले लेता हूं, बाकी सब छोड़ देता हूं। अभी हम सभी की एक मान्यताएं हैं, ये लास्ट स्लाइड रखता हूं, बाद में क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। हम सभी की एक मान्यता है कि कृष्ण जी तो दूध पीते थे और मक्खन खाते थे वगैरह वगैरह वगैरह। अभी हमें एक समझना है, अगर कृष्ण जी दूध पीते थे तो कहीं ना कहीं भगवत गीता में उसके रेफरेंसेस आते हैं, लेकिन वो रेफरेंस नहीं आते हैं। और एक से समझना चाहिए कि हिंदू धर्म सिंबॉलिक है। गणेश चतुर्थी जो है उसमें गणपति का सर तो जो है हाथी का है, बैठते हैं चूहे पे, शरीर मनुष्य का और बैठते हैं चूहे पे। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये सिंबॉलिक है, उसका सही सिंबॉलिक मीनिंग समझिए। गणपति मीन्स गण राया, राजा के गुण क्या होते हैं, तो वो हिसाब से गणपति के जो आंख दिखाए गए, उनकी जो कान दिखाए गए हैं, इतना बड़ा सर दिखाया गया है, हर किसी का एक मीनिंग हो। मोटा पेट है, उसका भी एक मीनिंग है, मैं उसकी डिटेल में आज नहीं जाऊंगा। एक कुएं पे बिठाया है, वो भी उसका मीनिंग है। तो सिंबॉलिकली समझना चाहिए कि मीनिंग क्या है। शिव जी के सर पे जो है एक सांप लगाया हुआ है, गले पे सांप लटका, उसका कोई मीनिंग है। सर पे चांद दिखाया, उसका मीनिंग है। कमल पे लेटे हुए विष्णु जी भी बताए गए हैं, उसका हर चीज का मीनिंग है। तो कृष्ण जी को भी हमें सिंबॉलिकली समझना पड़ेगा। कृष्ण जी जो है मक्खन गिरा देते हैं और माता यशोदा जी को कहते हैं, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। कृष्ण जी गोपियों की मटकी फोड़ देते हैं, दूध गिरा देते हैं, दही गिरा देते हैं। और आज की तारीख में जन्माष्टमी के दिन हम भी तो है अपने जान के जोखिम में जाते हैं, मटकी फोड़ते हैं, दही गिरा देते हैं। तो मीनिंग क्या है? मक्खन खाने लायक नहीं है, दूध पीने लायक नहीं है, दही खाने लायक नहीं है, इसको तोड़ दो, फोड़ दो, गिरा दो। यही संदेश कृष्ण जी का है, ये मेरा मानना है। और आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कितना फायदा होता है। बाकी तो जो है महावीर स्वामी ने बहुत बड़ी चीजें कही गई है, अभी वो सब चीज में नहीं जाऊंगा। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट इनकार किया है, इसको विगई कहा है, ये चीज नहीं लेने के लिए बहुत क्लियर कहा गया है। और जेनेसिस में भी चले जाए तो बताया गया है आपका खुराक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है और कुछ भी नहीं है। तो सभी धर्मों में इसके रेफरेंसेस मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से इतना आज के लिए अच्छा है, बाकी का बाद में अगर मौका मिला तो कल कवर कर लेंगे। अभी किसी के प्रश्न है तो हम ले लेते हैं। संजय जी कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं। Sir Pradeep sir, very fantastic session. It is an eye-opening session really. आपका नाम, शुभ नाम? सर मेरा शुभ नाम है सीबी कात्राबाद। सीबी कात्राबाद सरनेम है, चन्नबसप्पा मेरा फर्स्ट नेम है। ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, ओके जी। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा, आई ओपनिंग है। आपने बहुत ही स्पष्टीकरण से हमें समझाया कि ये चीज गलत क्यों है, ये चीज सही क्यों है। सो फिर भी एक मन में शंका, ये गाय का दूध का ही जो आता है, हमारे जो पूर्वजों ने गाय का गोमाता गाय के बारे में इतना सारा बताया है, सिर्फ गाय का ही घी है, गाय का ही दूध है, ये शरीर के लिए ठीक है, बाकी ठीक नहीं है। तो उनका भी कुछ स्टडी रहेगा, अभ्यास रहेगा, कुछ उनका एविडेंसेस रहेंगे, तभी वो बताया रहेगा। हाँ देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि शास्त्रों का अर्थघटन सही नहीं होता है तो गलतियां होती है। और आज की तारीख में इतिहास में चले जाएं तो शराब का भी पहले से चल रहा है, नशे का भी बहुत कुछ चल रहा है। ऐसे बहुत सारी कुप्रथाएं थी जो चल रही थी। तो जो भी ट्रेडिशन से चल रहा है उसको सही नहीं मानने का है।
और मैंने आपको कुदरत के नियम से बताया, मॉडर्न साइंस में भी इस पे काफी रिसर्च हो चुकी है और हर किसी ने एग्री किया है कि ये गलत है। लेकिन आज इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है, इतनी बड़ी लॉबिंग हो चुकी है और इतना बड़ा व्यवसाय हो चुका है कि इसका सत्य बोलने के लिए सबकी ताकत नहीं होती है। और इसका ग्लोरिफिकेशन तो होता है, हर चीज का है। आज आप शराब भी पियोगे तो शराब के भी बोल सकते हो कि भैया ये 60-70 साल 80 साल जीने वाले वो भी है। नॉन वेज के लिए भी तो है। आज 95% ऑफ द वर्ल्ड इज ईटिंग नॉन वेज। तो नॉन वेज के लिए भी तो यही बोला जा सकता है कि भैया परंपरा से खाते रहे, क्या गलत है इसमें, हमारे पूर्वज भी तो खाते ही थे। तो ये सब तर्क और दलील नहीं होनी चाहिए। आप आपकी बुद्धिमत्ता का सदुपयोग कीजिए, साइंटिफिक सत्य समझिए। मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ आपको बताया है और आप प्रयोग करके देखिए। मैंने कुदरत का नियम भी बता दिया है और जिन्होंने छोड़ा है सभी को फायदा हुआ है। और मैं आपको और भी आपका प्रश्न हो सकता है उसका भी जवाब एडवांस में दे दूं। आप बोल सकते हैं कि भैया हमारे पूर्वज भी तो 80-90 साल के जिए थे वगैरह वगैरह, लेकिन कितना परसेंटेज पहले वो देखिए और उनके पिछले 10-20 साल भी देखिए, वो बीमारियों में पीड़ित थे। और मैं आपको ये भी बता दूं, अगर उन्होंने दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लिए होते तो उनकी लाइफ में और 10-20-25 साल ऐड हो गए होते, स्वस्थ वो ऐड हो गए होते। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, और ये sir. प्रयोग करके देखिए। You have already and I explained very well. The only आई एम गिविंग अदर लॉजिक्स आल्सो, आई एग्री कि ये आपने जो बताया ये है, लेकिन ये जो है अपनी माँ का दूध के अलावा कोई भी दूध और कोई भी प्राणी नहीं लेता, एंड दे आर हेल्दी फिट एंड फाइन। देन व्हाई वी हैव टू गो फॉर ऑल दिस रॉन्ग थिंग्स। और अगर कुदरत को चाहिए होता तो ये व्यवस्था कर देता, पानी की व्यवस्था करके दी, हवा की व्यवस्था करके दी, सूर्य की गर्मी की व्यवस्था करके दी, तो ये दूध की जरूरत होती थी, कर दिया। कुदरत को पता है ये टेम्पररी है, इसलिए कुदरत ने टेम्पररी बना दिया। और देखिए कि जितने और प्राणी हैं जंगल में रहते हैं, मनुष्य के संपर्क में नहीं है, वो सभी स्वस्थ है। तो कहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है? बात तो बिल्कुल सही है सर। जैसा लोग मांसाहारी ही खाते हैं वैसे दूध भी खाने लगे हैं। ये भी मतलब वही कारण है, मैंने आपको पहले भी बताया, मांसाहारी भी बीमार है, शाकाहारी भी बीमार है। इसका कारण ये सब बहुत कुछ और भी इंटीग्रेशन होता है। दैट इज व्हाई एवरीबॉडी इज डिसीज्ड। In the name of religion, in the name of tradition also we are taking a wrong diet. Correct. Thank you sir, thank you. प्रश्न और किसी को सवाल करना कर लीजिए प्लीज। Any questions? जी सर, मेरा नाम ध्रुवांश है। मेरी उम्र 27 साल है। Okay. तो मैं प्रदीप सर से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो अभी ऑलरेडी जो मेरे जैसे अभी यंगस्टर्स हैं जिनको इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वो कैसे अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे? क्या ये इमीडिएट चेंज होना चाहिए या फिर ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए डाइट में? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर विल पावर और आपका इनर इंस्टिंक्ट क्या बोल रहा है, और इसके ऑप्शंस मिलते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि दूध की ऐसी जरूर नहीं है, माँ के दूध के अलावा कोई भी दूध फिर भी आपको चाहिए तो उसके जो है प्लांट बेस्ड ऑप्शन सभी अवेलेबल है। मिल्क के भी ऑप्शन है अवेलेबल है, कोकोनट मिल्क भी मिलता है, पीनट मिल्क भी मिलता है, सोया मिल्क भी मिलता है, उसका बटर भी मिलता है, घी भी मिलता है, सब ऑप्शंस अवेलेबल, आइसक्रीम भी मिलती है। तो सब ऑप्शंस तो अवेलेबल है। आपका अंदर का विल पावर होना कि आई वांट टू चेंज, एंड यस इफ यू डू इट यू विल गेट द आंसर। दैट्स ऑब्वियसली देयर। हम इतने सालों से नहीं ले रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका विल पावर होना चाहिए। बाकी तो सब ऑप्शंस, वीगन ऑप्शंस अवेलेबल है। आप नेट पे भी सर्च करेंगे, बहुत सारी चीज है। हम तो बोलते हैं घर पे बना के खाओ तो बेस्ट है। ठीक है सर, ठीक है। मतलब सर कोकोनट मिल्क एंड आलमंड मिल्क आर बेस्ट ऑल्टरनेट्स। आलमंड मिल्क तो मैं आपको बता भी देता हूँ, करना है तो क्या करना है, 10-12 आपको एक गिलास बनाए, 10-12 आलमंड को भिगो दीजिए 2-3 घंटे के लिए। फिर उसको मिक्सर में डालिए, थोड़ा पानी, 1 गिलास पानी डाल के मिक्सर घुमा दीजिए, वो आलमंड मिल्क रेडी है। अभी आपको उसमें जो भी टेस्ट चाहिए वो डाल दीजिए। अगर खजूर डालेंगे तो मीठा आ जाएगा, फिर मिल्क शेक बनाना है तो वो डाल के घुमा दीजिए। मैंगो डालेंगे तो मैंगो मिल्क शेक बन जाएगा, स्ट्रॉबेरी डालेंगे तो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बन जाएगा, एंड इट इज इक्वली मोर टेस्टी एंड यू विल नॉट सी द डिफरेंस। बाकी कोकोनट से भी निकाल सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस है। ये सभी चीजें डिटेल्स आपको मिल सकती है,
Only thing you should mean it and you should do it, and that's the important thing that you should do. Okay, sir. Okay. Thank you so much. Yeah, thank you. हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं रामकृष्ण ठाकुर पनवेल से हूँ, मैं योगाचार्य हूँ। हाँ हाँ बोलिए। आपने जो बताया है कि गैस पे पकाई हुई कोई चीज नहीं खाना। हाँ, गैस के पे पकाई हुई कोई चीज नहीं खाना है। मैंने बताया कि उसको कम से कम कर दो। देखो आप 100% करेंगे तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मनुष्य के अलावा कोई भी अग्नि पे पकाया हुआ नहीं खाता है, और वो सभी कुदरती तरीके से स्वस्थ रहते हैं। जंगल में चले जाइए, शेर है, चीता है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। और अग्नि पे पका के खाने का तो जो है हमारा इतिहास बहुत लंबा नहीं है। उसके पहले लाखों साल हम लोग यही प्राकृतिक भोजन ही लेते थे और स्वस्थ थे। लेकिन जब से हमने ये अग्नि पे पका के खाना चालू किया, तब से बीमारी का सिलसिला चालू हो गया, तब से दवाई का सिलसिला चालू हो गया, तब से लेके फिर ये पैथी, वो पैथी, ये वगैरह वगैरह बहुत कुछ चालू हो गया। स्वर्ण युग में कुछ भी नहीं था। तो जैसे जैसे हमारी ये जो गलत चीजें खाने की आदत पड़ गई, वैसे मनुष्य का जो है नीचे आने लगा, और वैसे वहां से बीमारियों का और ये सब वासनाओं का भड़कना ये सब चालू हो गया। तो ओरिजिनली हमारा खुराक नहीं है। और फल पे आप आराम से टिक सकते हैं, सलाद पे टिक सकते हैं, पत्तियों पे टिक सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। और आगे का जब भी अगर सेकंड सेशन होता है तो मैं वहां पे वो भी आपको समझाऊंगा कि भैया ये खा सकते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट करने जैसी चीज है, विल पावर चाहिए, बिल्कुल है। मैं देखो, जैसे शराबियों को शराब छुड़ाना डिफिकल्ट, उससे अनेक गुना डिफिकल्ट है पकाया हुआ भोजन और मसाले वाला भोजन छुड़ाना। लेकिन वो करना है। अगर आपको चाहिए कि भैया मुझे स्वस्थ रहना है, यहाँ से स्वस्थ मुक्ति पानी है, तो ये करना पड़ेगा। बाकी देख लीजिए, हमारे जितने भी आध्यात्मिक गुरु है, कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत ही अच्छे से अच्छी आध्यात्म उन्होंने सुनाई, समझाई। अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उनकी भी हिस्ट्री देख लो तो पिछले 10-20 साल वो भी बहुत बीमार रहे हैं, अनेक ट्रीटमेंट करवाई, लेकिन वो बीमारी में ही गए। तो आध्यात्म के इतने टॉप पे पहुंचने के बाद भी इतने बीमार क्यों हुए? एक ही कारण था कि उन्होंने आहार व्यवस्था को नहीं समझा। और अगेन आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, वी हैव मिजरेबली फेल्ड इन फूड साइंस, इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन, इन द नेम ऑफ साइंस। ना तो साइंस हमें सत्य बता रहा है, सत्य पता है, साइंस, मॉडर्न साइंस को भी पता है ये सत्य, शास्त्रों में भी ये सत्य लिखा है, लेकिन हर चीज दबाई गई है, हर चीज को गुमराह कर दिया गया है। तो इसके कारण ही ये हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं जो बोल रहा हूं कोई हवे की बात नहीं है। आप जो गूगल में ब्लू जोन टाइप करना, ब्लू जोन टाइप करके आप सर्च कीजिए, ऐसे वर्ल्ड में कुछ पॉकेट्स है, वहां आज भी लोग 100 साल से ज्यादा स्वस्थ जीते हैं, 100-120 साल स्वस्थ जीते हैं, और बड़ी शांति से जी यहाँ से विदाई लेते हैं। तो वो भी ज्यादातर सभी प्राकृतिक भोजन ही लेते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द डाइट इज नेचुरल डाइट। और ये कुदरत की व्यवस्था है। कुदरत थोड़ी ना हमें दुखी या बीमार बनाने के लिए बैठा है, ये तो उसके नियम तोड़ते हैं, उसकी सजा है बीमारी। आई होप आई हैव आंसर्ड यू। और किसी का सर एक मेरा मैं खुद क्वेश्चन है। 72 का हूँ। हाँ हाँ बोलिए। सर मैं नीलेश बोल रहा हूँ पुणे से। हाँ बोलिए नीलेश। मैं आपके पूरा जो ये सेशन था बहुत ही बढ़िया था, और मैं आपने जो भी चीजें बताई उससे 100% सहमत हूँ। हाँ और हम भी इसी राह पर चल रहे हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है, जब हम कोई वेजिटेबल खाते हैं, कोई वेजिटेबल सब्जी कोई भी खाते हैं, तो उसमें रहता है रासायनिक दवाई यूज किया हुआ। तो वो अगर हम खाएंगे तो और ज्यादा परेशानी होंगी। हाँ तो देखिए इसके लिए हमारा जो किसान है उसको ही हमको एजुकेट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है नीलेश जी।
और ये शायद सभी का प्रश्न होना चाहिए। अगर आगे का सेशन चलेगा तो उसमें मैं आंसर दे दूंगा, लेकिन आपने पूछा तो मैं आपको बता दूं कि हर चीज में ये प्रॉब्लम है, अनाज में भी उतना ही प्रॉब्लम है। उससे ज्यादा जो है ना, ये केमिकल ट्रीटमेंट अनाज में होती है, पहली बात ये समझ लीजिए। और जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल है, देखिए उसकी खूबी में मैं बता देता हूं कि अनाज और फ्रूट को एक चमड़ी होती है, जैसे हमको चमड़ी है। अगर मैंने ये मेरा हाथ कीचड़ में डाल दिया, मैंने हाथ धो दिया, तो वो कीचड़ निकल जाता है और मेरी चमड़ी की वजह से मैं इम्यून हो जाता हूं। तो वैसे स्किन होती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। तो हम उसको, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, रासायनिक ट्रीटमेंट हो रही है, केमिकल्स वगैरह है, बहुत सी सही, बिल्कुल यूरिया ये वो काफी कुछ चीजें हो रहा है, सर्वनाश हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि जो भी आपके पास फ्रूट्स और वेजिटेबल है, उसको जो है पानी लीजिए, उसमें बेकिंग सोडा डालिए थोड़ा, और उसको 15-20 मिनट रहने दीजिए। फिर उसको साफ करके आप यूज कीजिए। आपका ज्यादातर जितना भी सरफेस कंटेमिनेशन है वो चला जाएगा। एक चीज। दूसरी चीज जो है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर नेचुरल डिटॉक्सिफायर्स। तो अच्छा फ्रूट होता तो आपको 100% रिजल्ट मिलता। अभी ये जो फ्रूट है उसमें आपको हो सकता है 80% या 70% रिजल्ट मिले, फिर भी प्लस में है। तो ये आपको समझ लेना चाहिए। और दूसरा जो है, हो सकता है अगर आपको ऑर्गेनिक मिलता है तो ऑर्गेनिक लीजिए। हो सकता है तो आप आपके टेरेस में उगाइए या तो बालकनी में उगाइए। और भी हो सकता है तो आप जो भी चीज सीजनल है वही सीजन की ही लीजिए। ऑफ सीजन की चीजें मत खरीदिए। ऑफ सीजन की चीज में बिल्कुल चांसेस है मिलावट के। सीजन में जो है ये कम से कम मिलावट करके भी उगाया जा सकता है। तो जितना भी सीजनल चीज है उसको लीजिए और इसको यूज कीजिए, तो आपके लिए अच्छा है। हम भी बाजार का ही लाके खाते हैं और आपके सामने बैठे हैं। हो सकता है तो बिल्कुल कीजिए, बाकी इतना डरने की जरूरत नहीं है। अनाज में जो है कुछ भी सफाई नहीं होती। और आप जो दवाई लेते हैं वो 100% केमिकल है। आप जो साबुन यूज करते हैं, शैम्पू यूज कर रहे हैं, हेयर डाई यूज कर रहे हैं, और बहुत सभी तो 100% डेडली केमिकल्स हैं। उसके बारे में तो कोई नहीं बोल रहा है, खाली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं। तो हमें भिन्न भिन्न एंगल से सोचना पड़ेगा। लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल है, जितना में मैंने ऑप्शंस बताए वो कीजिए। और जैसे मैंने बताया, हो सकता है तो टेरेस में उगाइए या अपनी बालकनी में या तो बिल्डिंग के आजू बाजू में जो है उगा के खुद कोशिश कीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। और जैविक खेती जो है, मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ कि जैविक खेती कीजिए जहाँ पे आपको अच्छा सा खाना मिल सकता है, अच्छा सा उगा सकते हो, तो ये भी पॉसिबल है। तो हमारा जो फ्यूचर जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल उगाने में है। आई होप आपके लिए मैंने आंसर दे दिया है। Yes, sir. Yes. Thank you so much. और कोई प्रश्न है? यस, एनीबडी एल्स? अगर किसी का सवाल है तो आप जल्दी पूछ लीजिए। I think Pradeep Sir has given a lot of time for us. Such a valuable session, sir. Salute to you. It's a great session, a great learning for all of us, in fact. See, one thing I'll tell you, हमारी तो इच्छा है कि सभी स्वस्थ जिए, Yes. लाइफ को अंतिम सांस तक सेलिब्रेट करें। इसलिए हम तो यही काम में लगे हैं। जो भी आता है हम तो जो भी बता देते हैं। आप प्रयोग कीजिए। अगर कोई तकलीफ आती है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस, वी आर देयर एट योर सर्विस। Thank you so very much, sir. भी स्वस्थ रहें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर किसी का सवाल नहीं है तो ठाकुर साहब, संजय सर, कैन यू कंक्लूड फॉर द डे? यस सर, थैंक यू सो मच प्रदीप सर, दिल से धन्यवाद आपका। सब लोग इतनी गहराई से सुन रहे हैं, आप पेन पेपर लेके नोट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। और हम कोशिश करेंगे कि ये कंटिन्यू हो जाए कल का भी सेशन से, सेम 8 बजे से। तो ये बहुत ही अच्छा होगा। इसका सेकेंड पार्ट जो है वो भी आप लें, और इसकी रिकॉर्डिंग रहेगी सबके पास में, दोबारा भी लोग सुन सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच।